So welcome once again to this Master Practitioner course on graphology. Today is the day 1, class 1, and let's start. So I'll share a PPT. आप लोगों के साथ I will share a PPT with everyone. और PPT में there are a lot of things. अभी सिर्फ समझने की जरूरत है. अभी we will not be getting into complete analysis of handwriting. We'll understand the background behind handwriting. और हम बाकी सारी बातें करेंगे in terms of what understanding the importance of your subconscious mind. I hope everybody knows it, but still अगर जिसको पता है वो भी, जिसको नहीं मालूम उसके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा. But why it is important and why, how does this so handwriting के बारे में, the biology of handwriting, like I mentioned in a very brief in my last interaction जो हम लोगों ने किया था signature वाले में, handwriting is the most advanced achievement of human mind. You can say achievement of human mind. जब हम बात करते हैं, ह्यूमन माइंड ने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए. So out of all the inventions, one of the most important invention or one of the most important achievement is handwriting. अभी आप लोग सोचेंगे handwriting को हम advanced achievement क्यों बोल रहे हैं? If you look at the biology of this handwriting, how does handwriting happens? आप handwriting कैसे लिखते हैं? The handwriting के पीछे का जो biology है वो क्या है? So रिसर्च जब इस पे करी गई है, इस पे साइंटिस्ट ने देखा कि हम why is it when you make a point on a piece of paper, what happens internally, हमारे अंदर क्या, हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होता है जब हम कुछ भी चीज लिखते हैं. पेपर पे लिखें, सैंड पे लिखें, ब्लैक बोर्ड पे लिखें, व्हाइट बोर्ड पे लिखें, सरफेस एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू आर राइटिंग इज इमटेरियल. आप लिख रहे हैं और उस लिखने के पीछे क्या आपका अंदर माइंड में और बॉडी में चल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो इफ यू लुक एट इट, this complete function, this requires some 27 bones which is controlled by more than 40 muscles and they are connected with fingers. ये fingers connected है and ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ते हैं उसको डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से मूव करना है, कैसे मूव कर के क्या डायरेक्ट करता है. ये आपके जो नर्व्स हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो डायरेक्शन देता है आपके हाथों को. आपके ब्रेन से एक सिग्नल जाता है कि ये चीज लिखनी है, ये लेटर ऐसा बनाना है. सो ये आपका दो तरीके से मसल्स हैं हमारे जो काम करते हैं. एक है एक्सटेंसर मसल्स जो फिंगर्स में एक्सटेंड करता है, फ्लेक्सर मसल जो फिंगर्स को ड्रॉ करता है. तो जो एक है मूवमेंट का आपका, जो ऐसे हम लिखते हैं जो टूवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जैसे भी लिखें, एक मसल का सेट वो है जो इस तरीके से डायरेक्ट करता है. एक मसल का सेट ये है कि इस तरीके से हमें पेन को पकड़ना है. You will find lot of people are writing like this, lot of people are writing like this. पेन को ऐसे पकड़ते हैं उल्टा, मतलब जो पेन को they will hold like this. Some people will hold like this. There are different ways people hold pen, and that also indicates something about those people. ठीक लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, especially right handed है, left handed है, वो सारी चीजें इसमें मैटर करेंगी. हैंडराइटिंग 90% से ज्यादा लोग, 95% ज्यादा लोग से are right handed people. And very few people are left-handed. And again, अब उसमें से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ambidextrous हैं, which means दोनों हाथों से लिख सकते हैं. तो ये हम लोग मेजॉरिटी जो पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जो हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम लोग देखते हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं आपके लेफ्ट हैंड राइटर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हों. सो वी आई विल टेल यू कौन कौन से फैक्टर्स लेफ्ट हैंड वालों के ऊपर हम नहीं देखेंगे या उनको हम उतना नहीं एक्सट्रीम तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसा हम राइट हैंड राइटर्स के लिए पढ़ते हैं. सो दिस इज अ नर्व एंड मसल मूवमेंट टुगेदर. सो ब्रेन इम्पल्सेस जो है वो आपके नर्व मसल्स पे जाते हैं, नर्व्स पे जाते हैं, एंड दे इंडिकेट कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है. सो राइटिंग में दो चीजें हैं. एक तो दो प्रॉब्लम्स हम एक साथ एड्रेस करते हैं. एक है स्पेलिंग, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग क्या है, कंटेंट क्या सोच रहे हैं, वो चीज है. प्लस हम हैंडराइटिंग कैसे बना रहे हैं, वो लिखा जाएगा, एलिजिबल है कि नहीं. ये दो चीजें एक साथ काम करती हैं. हमें नहीं पता लगा आज तक, हमने कभी सोचा भी नहीं कि कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है ये, जो हमारा
हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट करके लिख पाता है। तभी अगर आप देखेंगे जब हमारे छोटा बच्चा होता है वो लिख नहीं पाता। क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि उसके हैंड और बॉडी का, माइंड का कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब अपने ड्राइंग करते हैं या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उल्टा सीधा ड्रॉ करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करते हैं। तो वो, क्योंकि हैंड उनका, और आपको हाथ पकड़ के उनको सिखाना पड़ता है कि ए कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा, सी कैसे बनेगा। एंड आफ्टर कंटिन्यूस बहुत मेहनत करने के बाद, 1 साल 2 साल के साथ लगने के बाद, आप वो बच्चा जो है सही हैंड राइटिंग बना पाता है। बट एक बार बना लेता है, रिपीटेड बनाता रहता है, तो वो पैटर्न सेट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। वो लेटर कैसा बनना है उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट करिएगा, जब हम लिखते हैं मेजॉरिटी, हम वर्टिकल लाइन जब आप बनाएंगे, अभी आपके सामने कॉपी पेन है तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन आप बना के देखिए, आप हमेशा टॉप टू बॉटम ही बनाएंगे और कभी भी नीचे से ऊपर जाने वाला ऐसा लाइन नहीं बनाएंगे। मेजॉरिटी टाइम्स हम लोग वर्टिकल लाइन जो है टॉप टू बॉटम बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम हमेशा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट हैंडर होगा तो हो सकता है वो राइट टू लेफ्ट बनाए और बॉटम टॉप बनाए, दैट कुड बी डिफरेंट। बट मेजॉरिटी केसेस में आपकी जो हैंड राइटिंग है, ये हैंड राइटिंग इज वर्टिकल लाइंस इज मेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल लाइन इज मेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा लिखने का जो स्टाइल है ये भी हमारे सबकॉन्शियसली डिसाइडेड है हमें कैसे लिखना है। योर हैंड राइटिंग हैज अ फेस। When you say has a face, मतलब you can easily recognize your handwriting from in a pile of different handwriting। कहीं से भी, किसी की भी handwriting में, आप कहीं पर भी हो, आपकी अपनी handwriting आपसे, मतलब बहुत पुरानी handwriting अगर आपकी है तो वो भी हम handwriting आप अपनी पहचान पाएंगे कि ये मेरी handwriting, because it has a face, it tells you about your subconscious mind recognizes जो pattern उसने बनाए हैं पेपर के ऊपर। आज नहीं, आज से कई साल पहले, 10 साल 20 साल पहले भी जो बनाए, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट फॉरगेट दैट। सो व्हेन वी, इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज ब्लड सैंपल, जैसे हमारा होता है टू डिटेक्ट योर बॉडी, हैंड राइटिंग सैंपल डिटेक्ट्स योर ब्रेन। ब्रेन में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, थॉट थिंकिंग कैसी है, वो सारी चीजें आपका हैंड राइटिंग सैंपल जो है वो करेगी। व्हेन वी स्पीक, वर्ड फ्लोज, और व्हेन वी राइट, और जब भी हम लिखते हैं, ये वर्ड्स जो है पेन में वो फ्लो करते हैं। तो बोलने में और लिखने में दोनों में कोऑर्डिनेशन जो है, हम कई बार बहुत फास्ट बोलते हैं और उतनी स्पीड से हम लिख नहीं पाते। अभी खैर बोलने से तो है नहीं, हमें हमें तो सोचने से, और somebody else is dictating and you are writing, so it will be very slow। what you, बहुत तेज कोई बोल रहा था, आप उतनी स्पीड से लिख नहीं पाते, बिकॉज उतनी स्पीड से आपका हाथ मूव नहीं करता जितनी स्पीड से आपके वर्ड्स मूव करते हैं, टंग मूव करते हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी है, इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि ये हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है जो भी हमारी हैंडराइटिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे हाथ की हैंडराइटिंग या हमारा वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज entirely your subconscious mind, brain which is right। It is not your hands, not your pen, not your paper, nothing। It is your brain which writes। और ये आपका हर जगह पत्थर पे भी जो लिखा हुआ है, जहां पर भी आप लिखेंगे, सरफेस एंड द पेन पेपर whatever you are writing does not matter। It is only the handwriting which you do that matters। ब्रेन से जो इसकी हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। आज आप लोग क्या करिएगा, आज आप लोग एक ब्लैंक A4 शीट लीजिएगा। आज के दिन आप लोग बिल्कुल फ्री होकर, कोई दिमाग में प्रेशर ना रखते हुए, किसी भी टॉपिक पे एक ऐसे एक फुल पेज, अगर 2 पेज में हो जाए तो नथिंग लाइक 2 पेज हैंड राइटिंग लिखिएगा, और लिख के उसकी फोटो खींच के आप लोग एक पूरे उसका फोटो खींच के और साइन करके नीचे आप उसको ग्रुप पे डाल दीजिए। बहुत सारे सैंपल्स हैं हमारे पास हैंड राइटिंग के, बहुत सारे सैंपल्स हैं हमारे पास, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और हम समझेंगे। लेकिन ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी और कैसा चल रहा है, क्या चीजें हैं, डोंट ट्राई एंड मैनिपुलेट। जैसा नेचुरल आ रहा है आने दीजिए, किसी कोई इसमें जज नहीं करेगा किसी को, ना कोई हमें जज करना है कहीं किसी को। तो आप बस उसको लिख लीजिएगा, जस्ट मेक अ कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ whatever you write, take any subject, take Independence Day, 75th Independence Day, and you can write an essay on that।
लिखा नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया होगा आपको लिखे हुए कुछ इस तरीके की चीज आप लिखिएगा, कंटेंट मैटर नहीं करता। एंड एज अ ग्राफोलॉजिस्ट बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही है, हमने क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना, कैसे लिखा है वो पढ़ना। सो कंटेंट डज नॉट मैटर, आप क्या लिख रहे हैं। कुछ लोग तो गाना ही लिख देते हैं, कोई गाना जो है उसी को लिख के दे देते हैं, बट हमें कोशिश करनी है, हमें पैराग्राफ लिखना है। हमें कोई भी शॉपिंग लिस्ट आपकी नहीं चाहिए, कोई लिस्टिंग नहीं चाहिए, 1 2 3 4 पॉइंटर्स नहीं चाहिए। हमें कोई भी वी डोंट वांट एज अ सैंपल, जब भी आप किसी से भी सैंपल लें उसमें भी आप ये सारी चीजें ध्यान रखें कि आपको पैराग्राफ चाहिए, यू नीड पैराग्राफ हैंड राइटिंग। और वो जैसे भी लिखें, किसी भी टॉपिक पे लिखें आपको, और ब्लैंक A4 शीट पे हो, रूल शीट पे ना हो। तो ब्लैंक A4 शीट पे अगर होगा तो हमें ज्यादा आसानी होगी समझने में, पढ़ने में। रूल शीट में भी पढ़ पाएंगे बट ब्लैंक A4 शीट इज मच बेटर। टेक अ ब्लैंक A4 शीट एंड डू अ हैंडराइटिंग सैंपल, गिव अ हैंडराइटिंग सैंपल, अपना अपना ले लीजिएगा। और भी लोगों से आप लेने शुरू कर दीजिए हैंडराइटिंग सैंपल, जितने लोगों से आप ले सकते हैं उतने लोगों से लीजिए। बिकॉज ये जो पूरा कोर्स है हमारा, द रीजन वाई आई हैव मेड इट फॉर अ 6 month कोर्स, और सिर्फ एक क्लास रखी है हमने एक हफ्ते में, इज प्योरली बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप कुछ भी पढ़ लें, लाइक एनी अदर साइंस आप पढ़ें, आपके अंदर इस साइंस में आपको एक एक लेटर को देखना है, इसमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत लगेगी, हमें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और बहुत सारे फैक्टर्स को समझना है। इसीलिए इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस डिवोट करना है। आने वाले क्लासेस में जो जो चीज़ें हम सीखेंगे, हर एक चीज़ का हम सैंपल्स पे लगा कर कि क्या है, क्या मतलब है सैंपल्स का, उन पे चेक करेंगे। अगर आप लोगों के पास सैंपल्स हैं ऐसे जो कि जो जो भी हम पढ़ेंगे उससे मैच कर रहे हैं, तो आपको ही आसानी होगी ये सारी चीज़ें याद करने में, पढ़ने में, समझने में। कैरेक्टर जो उसका किसी भी सैंपल से उसके कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम उसको जानते भी होंगे तो वी कैन रिलेट, अदरवाइज तो वी हैव सैंपल्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल, वो कोई दैट्स नो फन अगर हम रिलेट नहीं कर पा रहे। आई विल शो यू ऑल दो सैंपल्स, जो जो अलग अलग सैंपल्स में वो सारे भी सैंपल्स हैं। तो ये आप एक प्लीज एक जस्ट मेक अ हैंडराइटिंग सैंपल टुडे, एंड हम उस पे, और खुद आप देखेंगे तो अभी, वैसे मैं हमेशा ये क्लास शुरू करने से पहले जो पहले हम लोग ग्राफोलॉजी की बैचेस करते थे उसमें हम, आई यूज्ड टू टेल पीपल आई एम गिविंग यू 10 minutes, प्लीज टेक अ सैंपल, क्लिक अ फोटोग्राफ एंड सेंड। अभी आप इमीडिएटली लिखेंगे तो आपको ज्यादा वो होगा, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आप बाद में लिख लीजिएगा क्लास के बाद में, बट लिख लीजिए, अपना सिग्नेचर भी नीचे रहिएगा और एक हैंडराइटिंग सैंपल भी पूरा लिखिएगा। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी कब से शुरू हुई, क्या हुई, इसका कुछ एग्जैक्ट मतलब अगर हम देखें तो ये 120 AD, और वहाँ पर किसी ने देखा था कि अगर लेटर्स हैं, कैसे लेटर्स लिखते हैं, उससे क्या कुछ देर इज सम ट्रस्ट फैक्टर पता लग जाता है कि ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। ये रोमन एम्पायर में किसी को पता लगा। फिर चाइनीज फिलोसफर ने भी कुछ इस पे बताया कि कैसे नेचर पता लगता है जो भी लिखने वाला है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, नॉट एवरीबडी वॉज परमिटेड टू राइट, इट इज नॉट दैट एवरीबडी न्यू हाउ टू राइट। हर किसी की उसमें नहीं था कि हर कोई, किसी का अधिकार नहीं था कि हर आदमी लिख सकता। हम अगर अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें तो लर्नेड पीपल जो ब्राह्मण्स थे, दे वर सपोज टू बी लर्नेड पीपल, जो स्कूल जाते थे, जो गुरुकुल जाते थे, जो पढ़ाई करते थे, वो उन लोगों को लिखना सिखाया जाता था। वो स्क्रिप्ट लिखते थे, वो जो भी स्क्रिप्ट में लिखे, संस्कृत लिखे चाहे कोई सी भी लैंग्वेज लिखे, वो लोग लिखते थे। लिखना हर किसी के उसमें नहीं था। जो क्षत्रिय थे वो शायद लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। जितने भी हमारे राजा महाराजा थे वो लिखते वगैरह नहीं थे, उनके पास लोग होते थे, वो उनके बारे में, तो दे यूज्ड टू हायर पीपल जो उनके लिए काम करते थे, उनके दरबार में जो लोग थे। तो पढ़े लिखे लोग जो थे, जो लिखना जानते थे, ये लोग बहुत कम थे। एंड लिखना जो है एक एडवांटेज माना जाता था। ये ऐसा नहीं माना जाता था कि ये सबको आना चाहिए चीज। जैसे तलवार चलानी सबको नहीं आती थी, ठीक है, खाना बनाना सबको नहीं आता था। एंड सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ हमारे जो वर्ण सिस्टम था उसके हिसाब से। तो जितने वैश्य थे, वो जो बिजनेसमैन थे, अकाउंट्स वाले, उनको थोड़ा बहुत लिखना आता था। तो देयर वर वेरी सेलेक्ट फ्यू पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। तो लिखना भी हर किसी के लिए
इजी नहीं था जितना आज की डेट में था। नाउ तो यू डोंट फाइंड एनीवन हु डजंट नो हाउ टू राइट। बहुत रेयर होता है, गांव देहात में भी अब जाएंगे जो पुराने लोग हैं शायद वो लोग हों जो कि कहें हमें लिखना नहीं आता, हम अंगूठा लगाते हैं, बट वो लोग भी आउट ऑफ रिलेक्टेंस नहीं लिखते। अपना नाम लिखना जानते हैं फिर भी कहेंगे नहीं मैं अंगूठा ही लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको रिलेक्टेंस है वो लिखने। कौन लिखेगा? राइटिंग ठीक नहीं आएगी, कैसा अजीब सा नाम लिखेंगे। तो लिखना जो है ये हर किसी को नहीं आता था, तो बहुत कम लोग लिखते थे। अब जो है अब हर कोई लिखता है, एवरीबडी नोज हाउ टू राइट। और वो फिर से हम वापस घूम के जा रहे हैं, फिर लिखना बंद हो गया, टाइपिंग शुरू हो गई। वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट yes, handwriting was again a very limited to few privileged ones. 1622 में कमीलो बाल्डी करके एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलबोना में वो थे प्रोफेसर थे जिन्होंने हैंडराइटिंग एनालिसिस किया। उनको हम कहते हैं कमीलो बाल्डी को एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ग्राफोलॉजी। इंडिया में 17वीं सेंचुरी में एक बुक थी दास दासबोध करके, जिसके अंदर समर्थ रामदास की बुक है। उसमें एक चैप्टर है लेखन क्रिया निरूपण, जो कि आई थिंक दैट इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ इंडियन स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। इंडियन स्टडी थी, उसका पहला मेंशन उसमें था। उसके बाद यहाँ पर इंडिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है इंडिया में, हमारा इसका पर्सपेक्टिव जो था साइकोलॉजी का बहुत ही डिफरेंट था। वो हमारे वेद, हमारे जो दर्शन है उनके बेसिस पे था। यहाँ पर मतलब प्योर मॉडर्न साइकोलॉजी जो थी वो इंडिया में नहीं थी, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आई। और वहीं पे इसीलिए वहां से ग्राफोलॉजी एज अ साइंस, नो पर्सन, लोगों का नेचर और वो सब जानने के लिए वहां पर ये इसका इस पे ज्यादा रिसर्च हुई और इस पे ज्यादा काम हुआ ग्राफोलॉजी पे। हैंडराइटिंग को, हैंडराइटिंग से आपका नेचर पता करना और उस पर क्यों हैंडराइटिंग लिंक्ड है आपके ब्रेन से, कैसे आप लिखते हैं, वो सारी चीजें, उस पर ज्यादातर रिसर्च वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई, यूएस, यूके, यूरोप, सब जगह हुई। यहाँ इंडिया में उस पर उतना काम नहीं हुआ। हमारे पास हमारी ज्योतिष है, हमारा अंक शास्त्र है, और बहुत सारे पामिस्ट्री है, और बहुत सारे ऐसे पुरानी हमारे एंशंट विद्याएं हैं जिससे कि हम इंसान का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो सब जान लेते हैं। हम चेहरा देखकर भी बता पाते हैं लोगों को। तो ऐसा सामुद्रिक शास्त्र हमारे पास पूरा है, जिसकी अगर आप चर्चा करें तो उसमें हम हर चीज आपका, कुछ भी हो, बॉडी बॉडी पार्ट्स भी देख के हम आपके बारे में बता पाएंगे। ये बहुत हमारे इसमें जरूरत है। ऐसा ऐसा मेरे को लगता है कि हमें जरूरत कभी पड़ी नहीं कि हम हैंडराइटिंग से पता करें। हमारे पास और बहुत सारे टूल्स हैं, इसलिए कभी इस पर इतना ज्यादा काम किसी ने किया नहीं। अब हाँ, अब आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली हम लोग, नाउ देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन अस इंडियंस एंड बाहर में, हम कहीं यूरोप हो गया, यूएस हो गया, कल्चरली भी और वैसे भी जो गैप था आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो गैप था इंडिया में और इंडिया से बाहर, वो गैप अब जो है बहुत रिड्यूस होकर मुश्किल से 4 या 5 साल का रहेगा। अगर मान लीजिए पहले 20 या 30 साल का गैप था, वो 5 साल का रहेगा। in terms of culture, in terms of social status, in terms of everything, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज, चीजें अवेलेबल नहीं थी, ब्रांडेड चीजें यहाँ इंडिया में अवेलेबल, अब सब कुछ अवेलेबल है। सो इट इज, पहले लोग सब कुछ बाहर जाते थे करने, अब कोई इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सो ये गैप मर्ज हो रहा है, एंड देयरफॉर हमारी आदतें भी मर्ज हो रही हैं, हमारा लिविंग स्टाइल भी मर्ज हो रहा है, हमारा इंटरनेट यूसेज भी सब बराबर है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यू कंट्रीज जहाँ पे इंटरनेट यूसेज और हैंड मोबाइल यूसेज और ये सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। मतलब टॉप 3 टॉप 4 में आता है इंडिया, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, इन टर्म्स ऑफ डेटा कंज्यूम्ड। उसमें कोई फर्क रह नहीं गया। इसलिए अब हमें इस साइंस की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हम लिखते नहीं हैं, हम टाइप करते हैं। तो अब लिखना और भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले टाइम में जरूर ये एक पेज लिखने की आपको एक रेमेडी मिला करेगी कि आप ये रोज लिखिए, सो दैट योर थॉट्स, योर यू आर नॉट क्लॉग्ड, दे आर नॉट क्लॉग्ड इन योर हेड। वो बाहर निकलने का रूट चाहिए, एक्सप्रेशन का एक रूट चाहिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, एंड दैट इज वन ऑफ द वेज। हैंडराइटिंग इज वन ऑफ दोज वेज। सब लोग पेंटिंग करते नहीं, सब लोग कोई ऐसा क्रिएटिव चीज करते नहीं, हैंडराइटिंग लिखना बहुत जरूरी। सो दिस इज अगेन साइंस एंड आर्ट, दोनों चीजें ही इसमें है। आपका स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी जो है थ्रू हैंडराइटिंग इज योर ग्राफोलॉजी। इट इज ब्रेन राइटिंग, लाइक हमने अभी तक डिस्कस किया। जो भी आपकी ब्रेन का इन्फ्लुएंस है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपका
हैंड राइटिंग पे है। तो हैंड राइटिंग इज नॉट डन बाय योर हैंड, फीट और माउथ, बट बाय ब्रेन। इसलिए हम कहते हैं अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, आज आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, आपको थोड़ा ब्रेन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे अपनी राइट हैंड की हैंड राइटिंग को और लेफ्ट हैंड की हैंड राइटिंग। इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। आप अगर पाँव से लिखना भी शुरू करेंगे ना, पाँव के उंगलियों से पकड़ के, तो भी आप थोड़े दिनों में एग्जैक्टली सेम हैंड राइटिंग बना दें। इनिशियली नहीं होगी, हैंड राइटिंग मैच नहीं करेगी, बिकॉज आपको आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। तो हैबिट जो है, हैबिट आपकी फॉर्म होगी, उसमें आपका हैंड राइटिंग बन रहा है, ब्रेन हैंड राइटिंग। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेन राइटिंग, बिकॉज इट इज अ ब्रेन विच राइट्स। तो व्हाट वी राइट इज एन इंस्टेंट फोटो ऑफ हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव। तो ये समझ लीजिए, जैसे हम बोलते हैं जब आदमी बच्चा पैदा होता है, तो हम यूनिवर्स में ऊपर एक आसमान में एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि उसकी कुंडली बना लेते हैं, उसको हम स्क्रीनशॉट लेके उसका हॉरोस्कोप बना लेते हैं। ऐसे ही आपका ब्रेन का जो स्क्रीनशॉट है इस समय, वो आपका हैंड राइटिंग के जरिए पता लग जाएगा, ये हमारा ब्रेन का स्क्रीनशॉट है। और हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इस बारे में भी हम बात कर सकते हैं। So this reveals your psychological and physiological function, physiological function भी और psychological function भी। बहुत रिसर्च चल रही है इस पे कि आपकी हैंड राइटिंग से कौन कौन सी पॉसिबल बीमारियां आपको कब कब हो सकती हैं, और क्यों हम, और वो हैंड राइटिंग में आपके दिखना शुरू हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकली भी अगर आपके पाँव में चोट लगी है या आपके हाथ में चोट लगी है, कहीं पे दर्द हो रहा है बॉडी, फिर आप लिख रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग देख के बताया जा सकता है कि आपको यहाँ पे चोट लगी है। बट दैट नीड्स वेरी वेरी इंटेंस ऑब्जर्वेशन, दैट यू कैन टेल। क्यों? क्योंकि आपके वो रिफ्लेक्शन आपकी हैंड राइटिंग में आ जाएगी। एटलीस्ट अभी हम इसके बाद ये तो पढ़ पाएंगे कि हाँ, कि किस हैंड राइटिंग में किस बॉडी पार्ट के का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर चल रहा है तो कोई ऐसा कुछ इलनेस है, तो हम विल बी एबल टू टेल। ये आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब आपका जो प्रोजेक्शन है, एक तरीके का आपका माइंड का पूरा प्रोजेक्शन है, किस तरीके से आपका माइंड प्रोजेक्ट होगा एक पेपर के ऊपर। जैसे हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, फिल्म पूरी प्रोजेक्ट होती है, उस एग्जैक्टली इसी तरीके से ये आपका हैंड राइटिंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ ब्रेन। तो अभी हमने बहुत सारा कुछ ये ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड और ये सारी चीजों की हमने बात करी है। कुछ ये एनएलपी का मैं आपको थोड़ा सा, इसमें टाइम डेरिवेटिव्स है सबकॉन्शियस माइंड के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। एनीवन हु वुड लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? कितने तरीके के माइंड होते हैं हमारे? So can I say? हाँ प्लीज प्लीज। So there are conscious and subconscious minds, and there people, I don't know, people say there is unconscious mind also. So again, it's a debatable thing, but subconscious mind is something which stores all your memories from the past, and the conscious mind is the one which is at a present tense. ग्रेट, गुड। Which, yeah, a present tense in a form की जो आप अभी कर रहे हो. Subconscious stores the memory. से अभी अगर बिल्कुल सही आपने कहा, सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स, पहला लाइन भी मेरा वही है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेस ऑल मेमोरीज। तो सबकॉन्शियस ये प्राइम डेरिवेटिव्स है हमारे, ये हम देयर आर सर्टेन रूल्स इन एनएलपी व्हिच वी से। तो एनएलपी का ये बेसिक सबकॉन्शियस माइंड की प्राइम डेरिवेटिव्स है कि ये और भी बहुत सारे हैं जो रेलेवेंट थे हैंड राइटिंग के, वो मैंने इसमें लिए और कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ बहुत सारे लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, then there is something called collective consciousness, then there is बहुत सारी अलग अलग बात चीजें। अभी के लिए हम मान लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही टर्म है, यूज्ड इन डिफरेंटली। तो अनकॉन्शियस माइंड भी हम दोनों टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बट है एक ही चीज। सबकॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी दोनों एक ही बात कहते हैं, जो अलग अलग नहीं कहते। कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज जो करंट जन्मों की जो चीजें हैं वो कॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड आपका मतलब जो अभी तक मेमोरीज और पूरी जी वो उसमें है, कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट है, सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल अभी है, और अनकॉन्शियस माइंड आपका स्टोर करता है जो कि पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज है वो सारी चीजें।
अब दिस इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट, बट अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को हम देख लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट लाइफ की भी चीजें स्टोर करके रखता है, और इस जन्म में जो भी आप काम कर रहे हैं, इस टाइम में जो आप काम कर रहे हैं, वो भी सारी चीजें स्टोर करेगा। अगर आपका डीप हिप्नोटिज्म किया जाए तो आपको पता लग जाएगा, जब आपका मतलब यू कैन एक्चुअली टेल द साउंड्स, द स्मेल एंड एवरीथिंग, यू कैन एक्चुअली फील दैट। जब आपका लेबर रूम में जब आपका बर्थ हुआ उस टाइम तक से लेके आज तक की जितनी मेमोरीज हैं, कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपके सामने हुई, सारी चीजें वो सबकॉन्शियस माइंड आपका स्टोर करता है। वो चीजें स्टोर होती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे आसपास जो है लगभग 2 लाख, इतने लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे आसपास जो जाती है। 2,32,000 बिट्स पर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा माइंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर करता है, वो अंदर लेता है। बट वो कैसे लेता है? जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमारा कोई परसेप्शन नहीं होता, हम ब्लैंक स्लेट होते हैं एकदम, और जैसा आ रहा है वैसा वो स्टोर करता रहता है। धीरे धीरे वो अपने परसेप्शन बनाने शुरू करता है। परसेप्शन मतलब आपका नजरिया देखने का किसी भी चीज को, वो परसेप्शन बनाएगा हर एक चीज का। जो परसेप्शन है इट विल स्टोर अपना, वो तो हर चीज को डिस्टॉर्ट करेगा, आधी चीजें डिलीट करेगा और फिर उनको स्टोर करेगा। सबकॉन्शियस माइंड विल डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड देन स्टोर थिंग्स फ्रॉम जो भी आसपास आपके चल रही है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जो आसपास आपने देखा, कोई साउंड सुनी, कुछ भी किया, वो चीजें आपको स्टोर करेगा। एंड इट स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेस ऑल मेमोरीज, जितनी भी मेमोरीज है आपकी, वो सारी की सारी मेमोरीज ये स्टोर करेगा सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके इमोशंस का डोमेन है, इट इज द डोमेन ऑफ योर इमोशन। सबकॉन्शियस माइंड इज आल्सो विल आल्सो रन योर बॉडी। अगर आपने सोचा है कभी तो आप सो रहे हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपनी बॉडी को, हम टेकन फॉर ग्रांटेड। सबसे बड़ी मशीन, सबसे जैसे कि गॉड का इन्वेंशन कह सकते हैं हम लोग, या इवोल्यूशन कह सकते हैं, सबसे बढ़िया इन्वेंशन हमारी बॉडी है। सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कोई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन आज तक बनी, वो हमारी बॉडी है। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन विच इज इन वर्किंग, मतलब जो काम कर रही है। इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे इसके अंदर। मैं आई नॉट गेट इनटू द बायोलॉजी ऑफ कितने सेल्स और कितने क्या पर सेकेंड्स कितना काम करते हैं, बट इफ यू लुक एट इट, योर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो एंड इट इज डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और वो सब चीजें बनी है, कितना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब आपने सोचा कभी, आपने खाना खा लिया, रात को आप सो गए, वो डाइजेशन कैसे हो रही है? कैसे डाइजेशन, कैसे नींद आई आपको? क्या कौन सी चीजें जो आपकी सारे पूरे दिन का काम आपका करती, कैसे आप कैसे मैनेज होता सारा? दैट इज मैनेज बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड मतलब इट रन्स योर बॉडी। सारा बिहेवियर जो भी हम कर रहे हैं, 95% ऑफ योर टोटल बिहेवियर इज योर गवर्न्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। जो भी बिहेवियर है वो सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड पे गवर्न होता है। तो ये चीजें इट मैनेजेस ऑल परसेप्शन, जो भी आपकी परसेप्शन है वो मैनेज करेगा। परसेप्शन अब धीरे धीरे फॉर्म होती है हमारी, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर चीज के बारे में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, हर चीज के बारे में हमारा एक परसेप्शन बनता है, वो स्टोर होता रहता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड विल इज लाइक अ सर्वेंट, इट विल फॉलो ऑर्डर्स। जैसा आप उसको बोलेंगे वैसा वो करेगा। तो आप जैसा कुछ भी बोलेंगे वो चीज लेगा। और एक और चीज है इसमें, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट प्रोसेस नेगेटिव्स। मतलब आप किसी को बोलेंगे ये मत करो, ये नहीं करो, तो नहीं शब्द जो है सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपके वो डिलीट हो जाए। सो दे डज नॉट प्रोसेस नेगेटिव्स। इफ आई टेल यू डोंट डू दिस, तो फिर जो अंदर जो आवाज जाएगी वो जाएगी डू दिस। डोंट शब्द जो है वो खत्म हो जाएगा ही। तो ये शब्द जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट प्रोसेस एनी नेगेटिव। इट वर्क्स और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। वो मेहनत नहीं करना चाहता सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको काम दे के छोड़ दो, वो अपने आप सबसे इजी तरीका ढूंढ लेगा उस काम को करने का। ठीक है। एंड इट ऑल्सो इट मेंटेन्स योर इंस्टिंक्ट्स एंड जनरेट्स अ हैबिट। अब क्या होता है, हैबिट्स कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग? बड़ा ही सिंपल है। एक थॉट है, थॉट आपके दिमाग में आता है, ठीक है। अभी वी नॉट गेट इनटू कि थॉट कैसे जनरेट होते हैं और व्हाट, चलो उस पर भी अगर हम देखें, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे। 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, सेंसरी ऑर्गन जितने भी हैं, आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, ठीक है, टंग टेस्ट,
स्मेल, और ये पांचों जो हमारी इंद्रियां जिसको हम बोलते हैं या सेंस ऑर्गन बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन जो है, ये बाहर की उससे एक जो लेते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर से। कोई आपने कहीं किसी ने अगरबत्ती जलाई तो आपकी नाक एक्टिव होगी, अरे कहीं कुछ खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू है कि बदबू है, वो आपका सिग्नल जाता है ब्रेन पे। ब्रेन ने अगर उसको, ब्रेन देखता है, रन करता है अपने प्रोसेसर, घूमता है अंदर, और वो चेक करते कि ये आइडेंटिफाई करता है, हाँ ये जो है ये खुशबू है। खुशबू है क्यों? क्योंकि अच्छी लगी, ठीक है, वो पहले सूंघ चुका है उसी टाइप की कोई खुशबू या उससे सिमिलर कोई खुशबू, तो उसने आइडेंटिफाई किया ये खुशबू है। ये खुशबू हुआ, आपको पता लगी तो ब्रेन ने कहा खुशबू अच्छी चीज है। आप वही चीज अगर आप कहीं किसी, आप गंदे नाले के पास से जा रहे हो, गंदी बदबू कहीं से आ रही है, तो आपने वो देखा, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया बदबू है, जगह नहीं बदबू है, आपका रिएक्शन आया नहीं मुझे नहीं चाहिए, खुशबू है आपको अच्छी लगी, आपको चाहिए। ऐसे ही साउंड्स हैं, ऐसे ही विजुअल्स हैं, और ये सारी विजुअल्स और ये सारी चीजें आपके पर्सपेक्टिव पर तो आपके परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट रियलिटी बट योर डिस्टॉर्टेड डिलीटेड वर्जन ऑफ योर रियलिटी। तो आपकी रियलिटी अलग है, मेरी रियलिटी अलग है, आपका माइंड अलग तरीके से काम करता है, मेरा माइंड अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से प्रोसेसिंग चलती है, हर मशीन की प्रोसेसिंग अलग है। तो इसलिए हर इंसान का मॉडल ऑफ वर्ल्ड, तो अपनी जो दुनिया देखता है, मैं जो दुनिया देखूंगा मैं अपने सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन के हिसाब से देखूंगा, आप जो दुनिया देखेंगे वो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के परसेप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो हम सब की रियलिटीज अलग है, किसी की रियलिटी सेम नहीं है। कुछ लोगों की सेम मैच करती है तो आपको लगेगा हाँ देखो कितना अच्छा मैच करता है मेरे से, हमारे विचार मिलते हैं, हम उस तरीके से बात करेंगे जहाँ पे हमारे परसेप्शन मिलेंगे। बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट परसीव्ड रियलिटी, नोबडी सीज रियलिटी, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, और हम जो देखते हैं हमारा वर्जन है, और हम पूरी रियलिटी कैप्चर भी नहीं करते। हम सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन जितने हमारे सेंस ऑर्गन लेते हैं और जो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, हम उतनी ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमें पूरी रियलिटी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स, अगर हम साउंड की रियलिटी, साउंड समझें, तो आपको क्या लगता है जो आपको सुनाई दे रहा है सिर्फ उतनी ही साउंड्स हैं आसपास, और बाकी साउंड्स नहीं है? आप जितनी सुन पा रहे हैं साउंड, वही साउंड आप सुन पा रहे हैं, बट क्या साउंड आसपास और नहीं है? है सर, और भी है। बहुत सारी साउंड्स हैं। अभी एफएम रेडियो आपके पास आता है, आप सुनते हैं, वो रेडियो कैसे ट्रैवल करता है? साउंड वेव्स में तो ट्रैवल करता है, बट वो फ्रीक्वेंसी आपकी सेट नहीं होती। जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो तो रेडियो भी बोल पड़ता है, आपका कान नहीं सुन सकता वो, क्योंकि आपके अंदर वो वाला प्रोसेसर नहीं लगा कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून कर सकें अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, आप नहीं सुनेंगे। बहुत सारी साउंड्स ऐसी होती हैं जो कि आपके डॉग्स सुन सकते हैं, आप नहीं सुन सकते। एनिमल सुनते हैं बहुत सारी साउंड जो आप नहीं सुनते, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जेट, at any given point of time there are some thousands or lakhs of jets flying in the air, पर हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हर आपने देखा कितनी साउंड क्रिएट करता है एक हवाई जहाज उड़ते हुए? तो वो साउंड हमें सुनाई देती है? नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हमारे ईयर्स जो है, हमारा सेंसरी ऑडिटरी सेंसरी अपैरेटस जिसको हम ईयर्स बोल सकते हैं, वो ट्यून नहीं है उस फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए। अब अगर आपको मैं सिर्फ ये बोलूं कि, और हमें लगता है हम स्टेशनरी अर्थ पे हैं, हम अर्थ पे ही हैं। आपको मालूम है अर्थ की स्पीड से घूमती है रोज, जो दिन रात हम महसूस करते हैं, जो टाइम निकलता है 24 घंटे में, जो 24 घंटे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ? कैन एनीवन टेल? घूमने की अपने एक्सेस पे रफली अराउंड 6500 किलोमीटर पर आवर, 6500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी अर्थ घूम रही है, और हमें पता ही नहीं चलता। हम तो नॉर्मल बैठे, हम टेबल में बैठे, हम अपने घर में बैठे, तो वो रियलिटी अलग है। ये हमें तो दिखती भी नहीं, तो क्या वो घूम नहीं रही? सो आर आईज विल टेक ओनली दैट थिंग जो हम प्रोसेस कर सकते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जो हमारा परसेप्शन है। हम सब पूरी रियलिटी नहीं देखते हैं, so that is not our reality. So reality is different, and that's what we call perceived reality. अर्थ घूम रही है अपनी एक्सेस पे, एंड डू यू नो द स्पीड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन? सन के आसपास जो अर्थ घूमती है, वो क्या स्पीड है? दैट इज 64,500 किलोमीटर पर आवर। उस स्पीड से घूम रही है। तो जब एक जेट घूमता है तो साउंड करता है, एक अर्थ घूमेगी तो वो भी साउंड करेगी।
अपनी एक्सिस पे घूमेगी, वो भी साउंड करेगी। सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, पूरी गैलेक्सी मूव कर रही है, तो सब कितनी साउंड होती है। वो साउंड जो है, खैर उसको ये जो हम साउंड ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं, विच इज जनरली लाइक ओम वाली जो साउंड है हमारी, वो वही वाली साउंड है जो साउंड ऑफ यूनिवर्स है, वैसी सी साउंड आती है उसमें। ये सारी साउंड, दिस ऑल द साउंड इज देयर, बट हमारा हम नहीं सुन पाते। इसीलिए आपको जो चीज दिखती है, आप जिस तरीके से परसीव करते हैं, वो दूसरा आदमी आपके घर में, दूसरा आदमी आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी हो, वो वैसा परसीव करेगा जरूरी नहीं, क्योंकि उनका अपना परसेप्शन है, आपका अपना परसेप्शन है। ये बहुत, हर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड इसको हम एनएलपी टर्म्स में बोलते हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट मॉडल ऑफ आवर वर्ल्ड। हम अपना मॉडल ऑफ वर्ल्ड जो है हमारा सबका अलग अलग है। हम अपने मॉडल ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से काम करते हैं। आपके मॉडल ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से मैं काम नहीं करूंगा, मेरे मॉडल ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे। जिस दिन हमें ये चीज समझ में आ जाती है, हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देते, फिर हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। क्यों? फिर हमें एक्सेप्टेंस होगा, चलो इसके मॉडल ऑफ वर्ल्ड में ये चीज फिट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी, मैं नहीं उसके बारे में नहीं समझता। ये सारा थोड़ा सा एनएलपी मैंने इसलिए कि हमें सबकॉन्शियस माइंड का समझना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत डिटेल में। इट्स अनदर, न्यूरो साइंस इज अनदर different subject, and how it influences your behavior, makes habits and everything is completely different subject altogether, and very very interesting subject. तो ये, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है प्रैक्टिकल टर्म्स में हम देखेंगे, तो मुझे जो समझ में आया सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जो सब यूनिफॉर्म है सबके साथ है, वो सबकी हैंडराइटिंग में आता है। आपका मॉडल ऑफ वर्ल्ड क्या है, आपका परसीव्ड रियलिटी क्या है, वो हम आपकी हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। हर किसी की हैंडराइटिंग में उसका मॉडल ऑफ वर्ल्ड, उसका परसीव्ड रियलिटी, सब चीज दिख जाती है। तो वो हम हैंडराइटिंग से, एंड इफ यू वांट टू मेक अ चेंज इन दैट, दैट कैन बी मेड इजीली बाय चेंजिंग दैट हैंडराइटिंग। तो वो रिवर्स है, मतलब जो इधर चल रहा है वो पेपर पे आया, अगर हम पेपर पे चेंज करेंगे तो धीरे धीरे वो भी ऊपर चेंज हो जाएगा। दैट्स द थॉट बिहाइंड इट, दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। ये चीज काम करती है, बिल्कुल काम करती है, थोड़ा समय लगता है। और इसके अंदर मजे की बात यह है, कोई फेथ होना, कोई बिलीफ होना जरूरी नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, नो, you have to have faith in what you are doing, no. No faith is required, no belief is required. The moment you change formations of your letters, there is a different signal which goes in your brain, and it tells you, no, this is not the right way to do it, this is the right way. And right way जब आप वो समझ में आ जाएगी, जब आप करेंगे, तब आपको ब्रेन जो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, नो दिस इज, वो पीछे सबकॉन्शियसली काम करेगा चीजों के पीछे। एंड योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्स, योर डिसीजन मेकिंग, योर बिहेवियर, योर कैरेक्टर विल स्लोली स्टार्ट चेंजिंग। एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, एक पेज लिख लिया उसमें नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी एज है, सोच लीजिए उतने साल के आपने कंटिन्यूस एक हैबिट बनी हुई है, एक पैटर्न सेट है, उस पैटर्न को मिटाना है। तो जितना ज्यादा टाइम आप इसमें है, उतना आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उस पैटर्न को हटाने के लिए, बट वो हटेगा जरूर। बाकी रेमेडीज आई ऑलवेज से कि दे वर्क ऑन फेथ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो आपके न्यूमरोलॉजी, कोई भी हो, कोई भी ले ले, दे ऑल वर्क ऑन फेथ। नो रेमेडी वर्क्स ऑन एनी प्लैनेट और एनीथिंग, दे वर्क ओनली ऑन योर फेथ एंड योर बिलीफ सिस्टम। यहाँ पर भी जो हम काम करेंगे, दैट विल वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड हेंस चेंजिंग दैट बिलीफ सिस्टम, चेंजिंग दैट फेथ, उस पर काम करेगी चीज। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं हमारी रेमेडीज का, एंड 100% जो विच रेमेडी विच वर्क्स, वो वाला हम वर्जन कह सकते हैं। और ये अगर आप खुद जब अपना सैंपल आप देखेंगे, अपने सैंपल में कुछ ना कुछ हर एक इश्यूज होंगे, ऐसा कोई परफेक्ट लिखे, या आपको जो चीज चाहिए लाइफ में, उसके हिसाब से जो आप अपनी हैंडराइटिंग बनाएंगे, वो चेंज अपने आप ही देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट चेंज इन योर हैंडराइटिंग वेरी इजीली, कोई इसमें चीज नहीं है। अब हम लर्निंग स्टेजेस पे आते हैं कि लर्निंग स्टेजेस क्या होती है, कि कैसे हम हैबिट बनती है। सी, जैसे हमने बोला, थॉट्स, जो कंटिन्यूस थॉट्स है, they will form repeated thoughts. Repeated thoughts will have repeated words, and repeated words will have repeated actions. Repeated actions will make habits. जो हैबिट बनेगी, रिपीटेड हैबिट, जो हैबिट बन गई एक बार, दैट विल चेंज इनटू योर बिहेवियर. Repeated behavior will form your character,
and repeated character will form your destiny. And here please don't confuse destiny with fate. हम किस्मत की बात नहीं कर रहे. Destiny in your life is the destination where you have reached today. Destiny does not mean कि आपकी किस्मत, आपका fate is not fate. Fate is different. Destiny is the destination where you have reached today, and that destination is being decided. And वो destiny जो है जहाँ पर है आप, वो ही आपके thoughts define करेगा आज की डेट में, जो कि फ्यूचर के एक्शन, फ्यूचर के वर्ड्स और फ्यूचर के वो. सो दिस इज द थॉट साइकिल. थॉट्स will convert into words, words will convert into action, action will convert into behavior, behavior will convert into character, character will form the destination, destiny will form the thoughts. ये पूरा ऐसा सर्कल चलता है. तो चेंज कहाँ करना है, किस लेवल पे चेंज करना है, हमें डेस्टिनी चेंज करनी है. हमें आज मतलब इसमें हम एक सेइंग है, इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू विल गेट द जो आप कर रहे थे अभी तक. सो उसमें देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश व्हिच वी जनरली कोट. If you keep doing what you do, you'll reach where you are, where you reach. If you have to reach somewhere else, you have to do something else. अगर आप सेम काम करते रहेंगे तो आप वही काम करते रहेंगे, आपको you will not get anything new. So आपको अगर कहीं और जाना है, डेस्टिनेशन चेंज करनी है, तो आपको जो आप कर रहे हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा. सेम काम करके सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, कुछ अलग डेस्टिनेशन में जाना तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा. तो उसको करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज. बट अब चेंज कहाँ करें, कैसे करें? थॉट्स पे कंट्रोल है नहीं हमारा, कोई नहीं कर सकता थॉट पे कंट्रोल. उसके लिए मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी. एंड इट गेट्स डिफिकल्ट. One way to do it is through handwriting. One way to do it. I'm not saying that's the only way to do it, but one way to do it is changing in your handwriting, and that change will lead to change in thoughts, which will lead to change in words, action. वो वहीं पे trigger करेगा, and then slowly you will find that the destination which you have to reach has changed. वो आप change कर सकते हैं. इतनी पावर है. जो थॉट्स में पावर है, तो ये मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था आपके थॉट्स में कितनी पावर है ऑन इन द सिग्नेचर एनालिसिस केस, जब हमने पेंडुलम वाली एक्सरसाइज करी. ये आप हमेशा करिए. अगर रोज अपने आप को रिमाइंड करिए कि देखिए मैंने सोचा ऐसा, मेरे थॉट्स ने इमीडिएट मैनिफेस्टेशन दिया. इसीलिए लोग बोलते हैं ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है किस पे काम करता है, उसी चीज पे काम करता है. हालांकि इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, बहुत डिटेल्ड इसमें भी नॉलेज है. साइंस हैज प्रूव्ड दैट, साइंस ने प्रूव किया हुआ है. क्वांटम फिजिक्स एंड योर न्यूरो साइंस, ऑल दोनों का ही मिला के लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव बीन डन. एंड वेस्टर्न वर्ल्ड फिजिक्स में ये प्रूवन फैक्ट है कि आपके थॉट से आपकी रियलिटी चेंज होती है थ्रू दिस प्रोसेस ओनली, थ्रू दिस साइकिल ओनली. तो कहाँ चेंज करेंगे आप जाके तो क्या आपकी चीजें चेंज हो, वो थॉट बेसिस पे है. एंड वन वे टू डू इट इज थ्रू हैंड राइटिंग. ये छोटा सा इसलिए हम अच्छी चीज करने जा रहे हैं, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करने जा रहे हैं. पहले समझेंगे हम कहाँ गलत है, फिर हम उसको थोड़ा बहुत ठीक करेंगे. पूरा टेक्निकल चीज भी पढ़ेंगे इस पर. तो ये फर्स्ट डे हमें थोड़ा सा जरूरी है कि ये सब समझे हम कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं. अब लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं कि हमें लर्निंग प्रोसेस, हाउ डज हैंडराइटिंग बिकम्स अ हैबिट, और क्या स्टेजेस है हैबिट बनने की. तो सबसे पहले स्टेज आती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी. तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम मुझे क्या नहीं मालूम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप सब यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो आप लोगों ने अपने हस्बैंड्स के साथ, अगर आप लोग ड्राइविंग करती हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं करती तो कभी हम अपने हस्बैंड्स के साथ बैठे होंगे आप लोग, और वो ड्राइव कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने जरूर उनको पूरा ज्ञान दिया होगा कैसे गाड़ी चलानी. ठीक है, गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये पूरा ज्ञान जनरली मिलता है लोगों को. एंड ये इस तरीके से आपने ज्ञान दिया. या हो सकता है जब आप किचन में हो खाना बनाने के लिए, तो आपके हस्बैंड ने आपको ज्ञान दिया हो कि किस तरीके से बनाना है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रोटी सेकना कितना इजी काम है, आपके लिए इजी है, लेकिन कोई नया आदमी सीख कभी एक बार में सीधा बन ही नहीं सकती रोटी. क्यों? क्योंकि अब वो ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत बोलेंगे आपको कि मोटी बनाई, पत्ती बनाई, ये बनाया, वैसा बनाया, ऐसा करा, लेकिन जब वो खुद करने चलेंगे तो उनसे नहीं होगा. दैट इज द स्टेज कॉल्ड आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो. आई कैन गिव कमेंट्री, आई कैन एडवाइस पीपल और व्हाट आई डोंट नो. क्रिकेट में यही होता है, मैच आ रहा है, सारे घर में बैठ के लोग देख रहे हैं और सब कमेंट्री दे रहे हैं.
इसको ऐसा खेलना चाहिए था, उसको वैसा खेलना चाहिए था। आज तक बॉल नहीं फेस करी, एक बॉल नहीं खेली होगी पिच में जाकर, कभी कुछ किया ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे वो स्टेज को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या नहीं मालूम, दैट इज। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, आपने सीखना शुरू किया, आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपने रोटी बेला या आपने ड्राइविंग सीखा, तब आपको पता लगा ओहो ये चीज मुझे नहीं आती। देन इट इज आई नो व्हाट आई डोंट नो। नाउ आई नो दैट आई कांट यू नो make a roti. I know I can't drive. So driving is a very difficult thing. So प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग जो होते हैं स्टेज पे छोड़ देते हैं, अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं खाना बनाना, मुझे ड्राइविंग नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। दिस इज द स्टेज व्हेन यू विल से नो। जैसे जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, आजकल तो नहीं रोते बच्चे उतना, पहले बच्चे बहुत रोते थे, मुझे नहीं आना स्कूल, फिर भी माँ बाप जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते थे। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, हफ्ते 10 दिन के बाद the child gets used to it and he starts enjoying in the school. But वो इनिशियली 5-6 दिन वाला जो टाइम है, जो बार बार रिपीट है, जहाँ पे यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से कि नहीं यू हैव टू डू इट, वो वाला जो टाइम पीरियड है, दैट पीरियड इज पीरियड ऑफ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। आपको मालूम है आपको क्या नहीं मालूम, दैट इज। एंड अगर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर क्विट नहीं करेंगे उस स्टेज पे, तो आप आगे सक्सीड कर जाएंगे। बहुत सारे लोग उसी स्टेज पे क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि मेरे बस की नहीं है, क्यों बस की सबके है, हर चीज हर एक के बस की है। तो वो करना जो है आपने, वो सिर्फ करने के लिए आपको बार बार मेहनत करना, दैट्स इट। उसके बाद आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी क्या है? आई नो हाउ मच आई नो। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन दैट आई नो, मुझे मालूम है मुझे कितना आता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करी, आपको बिलीव हो गया, आपने एक्सेलेंस उस चीज में ले लिया, तो आपको पता लग गया हाँ मुझे आई नो व्हाट आई नो। मुझे ये मैथ्स का एक सब्जेक्ट आता है, मुझे पूरा आता है, दूसरा सब्जेक्ट होगा तो वो नहीं जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट पूरा आता है। यहाँ पर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना सीखा आपने, इनिशियली सीख लिया, अब आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, फिर म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी आप चला रहे हैं। फिर आती है लास्ट स्टेज, जहां पर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी चीज के, विच इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, विच मीन्स आई डोंट नो हाउ मच आई नो, मुझे पता ही नहीं कितना मुझे आता है। तो आई डोंट नो हाउ मच आई नो इज एन एक्सपर्ट स्टेज, यू बिकम एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो थ्रू प्रैक्टिस यू कैन रीच दिस स्टेज। और यही हाल जब हमारी हैंड राइटिंग है, इज अ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट स्टेज। वी डोंट थिंक हाउ वी राइट, वी थिंक व्हाट वी राइट। तो अभी अगर जैसे मैंने आपको बोला, आप लिखेंगे, आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखिए, तो आप जब लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचेंगे क्या लिखूं, 75 ईयर्स में क्या हुआ, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। यू विल नॉट थिंक हाउ आई एम राइटिंग, हाउ इज द हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, कंटेंट के बारे में सोचेंगे। व्हाट यू राइट इज व्हाट मोर इज ऑलवेज बिकम द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू देन हाउ यू राइट। लिखना कैसे है ये हमें याद नहीं होगा, हम लिखने पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट क्या लिखना है उसमें बहुत सोचेंगे। दैट ये जो स्टेज है, क्या लिखना है और क्या हमें सोचना है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्सपर्ट स्टेज। आज आप ड्राइविंग करते हैं, जिसको ड्राइविंग करते हुए टाइम हो गया, वो आंख बंद करेगा, फोन पे भी बात करेगा, शायद कुछ खा भी रहा हो साथ में और ड्राइव भी कर रहा हो, और फोन पे भी बात कर रहा है, दिमाग सब जगह लगा है सिवाय ड्राइविंग के। ड्राइविंग कैसे हो रही है? वो ऑटो पायलट पे हो रही है, ड्राइविंग ऑटो पायलट पे, बाकी सब चीजों पे काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ड्राइविंग इट, इट इज नथिंग, यू आर नॉट डूइंग इट, इट इज अ सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज डूइंग। एंड देयरफॉर जो भी हमने अब तक थॉट साइकिल की बात करी, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की बात करी, जो भी चीजें करी, बिकॉज इट इज हैपनिंग सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप कर रहे हैं चीज, वो आपका जो अनकॉन्शियस बिहेवियर, एंड एवरी बिहेवियर इज एन अनकॉन्शियस बिहेवियर, एवरी हैबिट इज एन अनकॉन्शियस हैबिट। आपको हैबिट पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा किस चीज की हैबिट पड़ गई आपको, और उस सिचुएशन में आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे, अनकॉन्शियस पता भी नहीं होगा, आप वैसे ही रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसा उस पर वो जो रिएक्शन है आपका, दैट रिएक्शन बिकम्स, उस रिएक्शन को चेंज करना, वो चेंज करने के, उस हैबिट को बदलना, इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है हैबिट बदलनी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्मोकर्स हैं, जो कोई भी या कोई ऐसी गंदी हैबिट है, उसको छोड़ने में कितना टाइम लगता है लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों पे डिपेंडेंट कर लेते हैं अपना, ये होगा होता है तब वो स्मोक करेंगे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट हो।
दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हाँ, सब चीज छोड़ी जा सकती है, सब चीज करा जा सकता है, कुछ भी, देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एंड एनएलपी का हमारा एक और बहुत एक बेसिक एक रूल है, इफ यू कैन डू इट आई कैन कॉपी इट एंड डू इट। कोई दूसरा कुछ करता है ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर हम एक इसमें एग्जांपल हम लोग देते हैं कि जैसे जब एक रिकॉर्ड था कि एक आदमी जो है 2 घंटे में कितने माइल्स भाग सकता, शायद 50 माइल्स का रिकॉर्ड था कि 50 माइल्स से ज्यादा आदमी नहीं भाग सकता। बना रहा 1953 में पहला आदमी एक था जिसने कि वो रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद वो रिकॉर्ड जो है 1 साल के अंदर 37 बाकी और लोगों ने तोड़ा। आज तक वो रिकॉर्ड कुछ 3000 से ऊपर एथलीट्स तोड़ चुके हैं। इट वॉज अ बिलीफ कि हम ये नहीं कर सकते, जैसे ही एक ने किया वो चीजें बाकी लोगों ने की। ऐसी बिलीफ था, माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, एक ने चढ़ा, दूसरे चढ़ा, अब हर साल सैकड़ों लोग चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो ये बन गया। सो इट बिकम्स, इट इज योर ब्लॉकेजेस जो है जहाँ पर ये आपको नहीं है, हम चीजें चेंज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। हाँ, हैंड राइटिंग बहुत छोटा सा एक तरीका है उसको ठीक करने का, चेंज कर। अब इसके अंदर हमारे पास हैंड राइटिंग में आप देखेंगे कुछ फिक्स ट्रेट्स है, कुछ अनफिक्स ट्रेट्स है। ठीक है, तो जो आपके आपका एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट, आइडेंटिटी, ये सब जो फिक्स्ड है, जो ये, और लेकिन जो मूड है आपका, जो बिलीफ है, जो मोटिवेशनल लेवल है, आज आप डाउन फील कर रहे हैं, आज आप निगलेक्टेड से फील कर रहे हैं, आज आप थोड़े से डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो आपकी वो सारी चीजें आपके हैंड राइटिंग में दिखाई देगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी पूरी लाइफ चेंज नहीं होगी, और वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगी। आप अपनी हैंड राइटिंग को, इसीलिए उन्हीं चीजों से आप हमेशा पहचान पाओगे कि मेरी हैंड राइटिंग। कई सारी ब्रांचेस है इसमें, क्या किस तरीके से ग्राफोलॉजी पढ़ी जाती है। एक ग्राफोमेट्री है, ये आपका साइकोमेट्रिकल ग्राफोलॉजी या ग्राफोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, वो चीज है। ये आपका साइकिक इंप्रेशन जो है लोगों को, उसको स्टडी करने की ग्राफोमेट्री। एक मिमिक स्कूल है, तो ये बेसिकली आपका हाइट, स्लांट, विड्थ और रेगुलरिटी देखने के साथ इसको मिमिक स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अंदर फिर सिंबॉलिक स्कूल है, जो कि आपके बहुत सारे पैटर्न जो है, जो अलग डायमेंशन है हैंड राइटिंग में, प्रेशर हो गया, कॉन्स्टेंसी, फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस, ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस, ये सारी चीजें हम सिंबॉलिक स्कूल में पढ़ते हैं। ये सारे स्कूल हम कवर करेंगे धीरे धीरे इन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। ये उस चीज का आता है, ये दूसरी चीज का आता है, ये सब चीजें आपको उसमें पढ़ेंगे, विच इज नॉट एनीथिंग अलग नहीं है। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन चीजें हम पढ़ेंगे, एक है गस्टॉल्ट अप्रोच। गस्टॉल्ट जो है, गस्टॉल्ट इज बेसिकली सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू। ऊपर से देखने वाला जो है ना, नीचे देखा हमने तो एज अ पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर देखी, इंडिविजुअल चीज नहीं देखी, पूरी पिक्चर देखी, ये अच्छा है कि बुरा है, क्या चीज है, उसके ऊपर हमने डिसाइड किया। तो एक अप्रोच वो है गस्टॉल्ट अप्रोच। और ये हैंड राइटिंग सैंपल जो है दिस, उनमें हम गस्टॉल्ट अप्रोच लाएंगे। ये किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट पे लागू है, किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट पे हम इसको पढ़ सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन है आपका, किस तरीके की शेप बन रही है, स्लांट्स कैसे हैं, लाइंस कैसी हैं, वो सब चीजें जो है वो गस्टॉल्ट अप्रोच में आएंगी। जोन सब बहुत सारी चीजें गस्टॉल्ट अप्रोच में आएंगी। पूरा 3 डायमेंशन ऑफ हैंड राइटिंग जो है वो पूरा हमारा गस्टॉल्ट अप्रोच में है। ट्रेट मेथड हो गया, जैसे हमने बात करी, गस्टॉल्ट इज अबाउट लुकिंग एट द फॉरेस्ट, नॉट लुकिंग एट द ट्रीज। हम पूरा जंगल देखेंगे, जंगल अच्छा है उसके बारे में कमेंट करेंगे, ट्रीज क्या है इंडिविजुअल उसके बारे में नहीं। ट्रेट मेथड जो है वो आपका है ट्रेट मेथड, जो कि हम इंडिविजुअल ट्रीज के बारे में करेंगे। जंगल हमने देखा, फिर हमने इंडिविजुअल ट्रीज देखे कैसे हैं, क्या कमी है, उसके अंदर कौन से क्रीपर्स भी हैं जंगल में, हर तरीके की वेजिटेशन, हर तरीके के एनिमल्स, कंप्लीट स्टडी ऑफ जंगल जो इंटरनल, वो चीज ट्रेट मेथड में आती है। इन दिस केस इट इज बेसिकली योर स्टडिंग योर अल्फाबेट्स, योर स्ट्रोक्स, और ये सारी चीजें हम ट्रेट मेथड में लेंगे। कुछ लिमिटेशन है ग्राफोलॉजी के कि हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, एज नहीं बता सकते, लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है ये नहीं पता लग पाएगा, नेशनैलिटी नहीं पता लगेगी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब चीजें पता नहीं चलेंगी थ्रू हैंड राइटिंग। ठीक है, हाँ, कौन सा आदमी है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या कंपैटिबिलिटी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। हेल्थ विद रिलेशनशिप पता लगेगी,
बहुत जगह यूज हो सकती है हैंड राइटिंग, आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए, आपके जो लोग हैं उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करके उनकी डेवलपमेंट के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए ये हैंड राइटिंग हम देख सकते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस जो आप लोगों ने करा था, सिग्नेचर एनालिसिस विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंटायर जो भी हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा विद अ लिटिल डिफरेंस। अभी तक हमने उस पर अल्फाबेट्स कैसे लिखे वो मैंने थोड़े बहुत आपको बताया कि लोअर जोन में कैसे लूप कंप्लीट करना है या अपर जोन में किस तरीके से करना है। नाउ यू विल व्हेन वी डू द सिग्नेचर एनालिसिस व्हिच विल बी डन आफ्टर द हैंडराइटिंग इज फिनिश्ड, तो आपका देखने का नजरिया जो होगा सिग्नेचर को पूरा चेंज हो चुका होगा। आप उस सिग्नेचर को बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ेंगे जैसा आप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पर इंडिविजुअल लेटर्स को भी ध्यान से देखेंगे, क्या इंडिविजुअल लेटर्स कह रहे हैं हर सिग्नेचर को, वो चीज हम सिग्नेचर एनालिसिस में पढ़ेंगे। हालांकि जो अभी आपने पढ़ा कुछ गलत नहीं पढ़ा, वही वो चीज भी आप पढ़ते हैं, हम वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि आपको नॉलेज थोड़ी एक्स्ट्रा होगी इस टाइम। इंडिविजुअल लेटर्स की भी नॉलेज होगी कि टी का क्रॉस बार कहाँ है, आई का डॉट किधर जा रहा है, ठीक है, आर कैसा बनाया, जी कैसा बनाया, ए कैसा बना है, सब चीजें आप तो वो आप जब तक तब तक आप पढ़ चुके होंगे सारे के सारे लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू राइट ऑल द लेटर्स। तो ये दो अप्रोचेस है, हम लोग गेस्टाल्ट अप्रोच से शुरू करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे, रूल्स कह लीजिए, जो इन ग्राफोलॉजी विच वी यूज। वन इज प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस भी हमारे लिए एज एन एनालिसिस, जो हम एनालाइज करेंगे, आप और मैं किसी भी सैंपल को जब एनालाइज करेंगे, हमें ये ध्यान देना है कि हम कोई भी लेटर को, मतलब हम बैलेंस स्टेट में हो, हम कोई किसी भी सैंपल को देख के जल्दी से कंक्लूजन में ना पहुंचे, ना कूदे, और किसी, क्योंकि इसमें अंदर की चीजें पता लग जाती है, ठीक है, उतने अंदर की चीजें जो शायद एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी नहीं पता लगती, किसी में भी, कि आपके अंदर वाकई दिमाग में क्या चल रहा है। दे कैन कॉम्प्लीमेंट, अगर मतलब एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने देखा ये कोई वायलेंट नेचर का आदमी दिख रहा है, ये वायलेंस कर सकता है, हैंड राइटिंग बता देगी कि वायलेंस अभी करेगा, ये कर चुका, करके आया है, ये करने वाला है, या इसके दिमाग में कितना वायलेंट थॉट चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी हैंड राइटिंग सैंपल आपको बता देगा। ये चीज जो है, और वो वैसे भी बता देगा, अगर हमने हॉरोस्कोप नहीं देखा वो तब भी बता देगा। ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी, हमें किसी के सामने नहीं यूज करना, अपने बेनिफिट के लिए नहीं यूज करना, उसके सामने वाले के बेनिफिट के लिए यूज करें, बहुत अच्छा है। तो ये बैलेंस वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, ये दिस इज फॉर अस, फॉर ग्राफोलॉजिस्ट। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन। कोई भी चीज जब अति में करी जाएगी, जब एग्जैजरेटेड करी जाएगी, तो एनीथिंग विच इज डन इन एक्सेस ऑपोजिट इज ट्रू, मतलब जो आप एक्सेस में करेंगे उसका उल्टा सच है। अगर आपने कोई, हमें कोई सिंबल आया कि एक्सेस आपको दिखाइए, अपर लूप अच्छा बनाएंगे हम, अपर जोन में लूप जा रहा है, वेरी गुड ना, अपर जोन का लूप जो है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम बोलेंगे देखो ये प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज इंटेलिजेंट। उस तरीके से ये हर जगह यूज होगा, ये विल कीप रेफरिंग टू इट टाइम एंड अगेन। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन है, हमें अपना परसेप्शन नहीं लगाना किसी भी चीज में, जो जैसा रूल बुक में है वैसा ही पढ़ना है, जैसा कहा गया वैसा ही उस पर हमें देखना है उसको, वैसी। तो कई बार हम बायस हो जाते हैं। इट इज बेसिकली नॉट टू गेट बायस व्हेन यू आर डूइंग अ सैंपल रीडिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ डायल्यूशन है, मतलब एक जगह आपने दिखा कि ये आदमी इंट्रोवर्ट है, दूसरी जगह दिख रहा है ये आदमी एक्सट्रोवर्ट है, तो वहाँ वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया तो हम बाकी और फिर ट्रेड्स ढूंढेंगे हैंड राइटिंग में जो हमें बता पाए कि वो इंट्रोवर्ट है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन फ्रॉम दैट। ये चीज हम उससे देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ एनहेंसमेंट, मतलब दो सिमिलर ट्रेड मिल गए, एक जगह इंट्रोवर्ट मिला, दूसरी जगह भी इंट्रोवर्ट मिला, तो आपको देन यू कैन फॉर्म, यू नो, कैन इजीली फॉर्म कि हाँ ये भी इंट्रोवर्ट है, ये भी इंट्रोवर्ट है, देयर आर टू पीपल हु आर इंट्रोवर्ट, दो इंडिकेशन मिल गए इंट्रोवर्ट होने के, तो वो अच्छा माना जाएगा कि हाँ जी ये इंट्रोवर्ट, दो लोग इंट्रोवर्ट है, ये दो सिंबल्स मिल गए इंट्रोवर्ट होने के, so we'll come to a conclusion, yes this person, and similar both, not necessarily दो की जगह 20 भी मिल सकते हैं, जितने ज्यादा मिलेंगे एक जैसा पैटर्न, उतना हम श्योर होंगे किसी का भी पर्सनालिटी, नेचर या कैरेक्टर समझने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल हमारे लिए सारे प्रिंसिपल जरूरी है, एंड वील अप्लाई ऑल दोस प्रिंसिपल्स इन स्टडी ऑफ आवर ग्राफोलॉजी। ये
चीजें अभी तक, एनी क्वेश्चंस ऑन व्हाटएवर वी हैव डन और व्हाटएवर वी हैव हर्ड, और आप लोगों ने सुना, कोई क्वेश्चन किसी तरीके, एनी क्वेश्चन? आप लोग सुन रहे थे कि Yes, कोई sir. Yes, sir. Yes, sir. Till now, कैसा no लगा? question because everything is new for us. So ये तो बेसिक हमने तो all the हैंड राइटिंग, principles and all everything is new to us. I think we should read much more. Then we can have some हाँ अभी doubt. सैंपल जब आप पढ़ने पे आएंगे तब आपको बिल्कुल होंगे क्वेश्चंस, वो तो बिल्कुल सही है, बट अभी मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमने सिर्फ जनरल टॉपिक ही कवर करना है। अभी सैंपल पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सैंपल में हम किस तरीके से घुसेंगे वो चीजें समझने के लिए हम एक पार्ट पढ़ लेंगे आज ऑफ ग्राफोलॉजी। जो भी हम जोन्स में हम जाते हैं, जोन्स हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जोन्स, और बेसिकली समझते हैं कि क्या चीज हमारी हैंडराइटिंग में आएगा। 3 डायमेंशन है हमारी लाइफ, इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशन, वही 3 डायमेंशन हमारी हैंडराइटिंग में भी आता है। तो एक पेज जो है, जिस पेज पे आप लिख रहे हैं, ये पेज आपकी लाइफ है, ये आपकी अब तक की जिंदगी और आने वाली जिंदगी, दिस इज योर कंप्लीट लाइफ, एंड व्हाट यू राइट इज द पार्ट व्हिच यू प्ले इन दैट, इन योर लाइफ। सो पेज इज अ प्लेटफॉर्म, अ स्टेज, ये पोएटिक तरीका है थोड़ा सा समझाने का, ठीक है। स्टेज और लाइफ स्पेस, और आपका ड्रामा ऑफ लाइफ इज स्पन आउट इन द वीविंग्स ऑफ हैंडराइटिंग पैटर्न, ऐसा शायरी टाइप में लिखा है। बट यस, इट इज सेम थिंग। जो आप लिख रहे हैं ये आपका एक्चुअली जो प्ले है, जो आपका जो किरदार है किसी भी एक नाटकीय उसमें, तो आपका किरदार जो है वो आपका हैंडराइटिंग से आप लिख रहे हैं। दिस इज फिजिकल एक्सप्रेशन, handwriting is the physical expression of mental, emotional and physical state। तो आपका मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट का ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, फिजिकल एक्सप्रेशन है। 3 डायमेंशन है इसमें, एक है हाइट, एक है विड्थ और एक है डेप्थ। ये 3 ही डायमेंशन होती है, हाइट, विड्थ, डेप्थ। हाइट इसमें हम जो देखेंगे वो देखा जाएगा जोन्स में, जो लेटर वर्टिकल या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ योर हैंड जो होता है, दैट इज हाइट। वर्टिकल मूवमेंट अगर आप करेंगे तो जो लेटर हम ऊपर जाके बनाते हैं, ऊपर जाने वाला जो लेटर है वो वर्टिकल मूवमेंट है। विड्थ इज सीन इन लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव कर रहे हैं दैट इज विड्थ। तो जो भी आपका लेटर स्लांट जो है उसको हम विड्थ बोलेंगे, कि कितना स्लांट राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, स्ट्रेट है, कैसा आपने लिखा, दैट इज विड्थ। सो एंड डेप्थ इज बेसिकली जो आप कितना फोर्स या प्रेशर या इंकिंग पैटर्न्स आपके कैसे बन रहे हैं पेपर के ऊपर, वो आपका डेप्थ वर्जन है। तो डेप्थ बताएगा कितना इंकिंग पैटर्न और कितनी चीजें इसमें है। बैलेंस इंडिविजुअल वो है जिसकी लाइफ में सारी चीजें बैलेंस हो, तीनों डायमेंशन बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब जोन्स इक्वल हो, ठीक है, जोन्स में, प्रॉपर जोन्स में, तीनों जोन्स में हो हैंडराइटिंग, ठीक है। विड्थ प्रॉपर हो, विड्थ बैलेंस है, प्रेशर भी जो है वो भी आपका यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम, गलत गलत, सो दैट शोज अ बैलेंस पर्सनालिटी। और अगर बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड है, आप खुद एक बैलेंस पर्सनालिटी है, और आपका बैकग्राउंड पेज के साथ इन हार्मनी है, मतलब अपनी आप जो लाइफ है उसके साथ आप अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप रखते हैं, यू आर इन हार्मनी विद योर लाइफ। ये तीनों डायमेंशन they show everything. So in a way handwriting will tell you lot about your own life. handwriting will आपको आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताएगी, और आपकी लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है आपने उसके बारे में भी बात करें, और कहाँ पर ऊपर नीचे कमी है उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये वाली स्लाइड जो है ये हम लोगों ने उसमें भी देखी थी, सिग्नेचर एनालिसिस, मेरी फेवरेट स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर हम जोन्स की बात करते हैं, आज जोन्स में ही हम सिर्फ इतना ही करेंगे, जोन्स की बात करेंगे, और आप लोग सैंपल आप आज करके फोटो खींच के आप लोग भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हमारी हैंडराइटिंग एनालिसिस स्टार्ट होगा प्रॉपर वाला, जिसमें कि हम एक एक चीज को पकड़ के फिर हम उसका पोस्टमार्टम करना शुरू करेंगे, समझेंगे एक एक चीज कैसे, एंड हर सैंपल में उस चीज को डिनोट करेंगे। सो इफ यू कैन हैव एटलीस्ट 5 to 6 सैंपल्स जिनको आप जानते हैं लोग उनके, मेरे पास तो हजारों पड़े, मैं हजार में आपको सारे दिखा सकता हूँ, उसमें भी हम चेक करेंगे, उस पर भी हम चेक करेंगे, लेकिन ऐसे सैंपल्स आपके खुद के सैंपल्स
और जो आपके जिनको आप जानते हैं, घर के जितने भी लोग हैं, सबके हैंडराइटिंग सैंपल ले लीजिए और उनका हैंडराइटिंग सैंपल, अगर बच्चे घर में टीनेजर हैं, 16 साल से ऊपर के बच्चे अगर आपके घर में हैं, आप उनके हैंडराइटिंग सैंपल जरूर लीजिएगा। उससे कम के भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं कि उनको क्या करेक्शन कराना है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी रखिएगा। और सारे सैंपल्स की आप फोटो खींच के, प्रॉपर पूरा A4 का फोटो आ जाए वैसा फोटो खींच के आप ग्रुप में डालिएगा, ताकि हम प्रेजेंटेशन में डाल के उन पर हम स्टडी शुरू कर सकें। जो भी चीज पढ़ेंगे हम उसको हर एक सैंपल में भाग करेंगे कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है, सो दैट यू लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू डू हैंडराइटिंग एनालिसिस। क्योंकि पढ़ने के बाद आपको एंड मैंने जैसे बार बार कहा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का काम है, तो जहां पर एक मिस करेगा दूसरा शायद पकड़ ले। ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन चीजें हैं और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर खुली रखें। अभी हम जो बात करेंगे, हम जोन्स की बात करेंगे, मतलब विच इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ हैंड। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे अगर आप लिख रहे हैं, आपने कभी अभी ये देखा लिख के कि आप जब लाइन बना रहे हैं तो टॉप टू बॉटम बना रहे हैं कि बॉटम टू टॉप बना रहे हैं, कैसे लाइन बना रहे हैं आप? एक लाइन बनाने के लिए मैं बोलूंगा कैसे बनाएंगे आप? ड्रॉ लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। Top to bottom. टॉप टू बॉटम ही जाएगा, सबका हैंड मूवमेंट टॉप टू बॉटम ही जाना चाहिए। किसी का बॉटम टू टॉप जा रहा है तो प्लीज उधर को बताइएगा, और ये सामने से आप चेक करिएगा सामने वालों का भी कैसा सर है। एक्सक्यूज मी सर, सर आजकल जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं तो बच्चे हमेशा बॉटम टू टॉप ही जाते हैं, बिकॉज लाइक जब वो कर्सिव राइटिंग करते हैं कर्सिव whenever राइटिंग डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन। कर्सिव राइटिंग में तो आप ऐसा लिखेंगे ना, जैसे यहाँ ऐसा यू करके आप ऐसा करेंगे, ये तो यहाँ भी कर्सिव आ जाएगा, ये नहीं। या दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग आप लाइन, एक लाइन कर रहे हैं तो लाइन आप ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे, वो सर चीज टॉप टू बॉटम सर, टॉप टू बॉटम बनेगा। हाँ वही। राइट और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। आप यस जनरली ऐसा, वी नीड टू डू दिस हाँ, थिंग। जनरली आप ऐसे जाएंगे। मैं वही बात करता हूँ, ये जनरली ये ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा अगर लेफ्ट हैंडेड है तो फिर भी अलाउड है, लेफ्ट हैंडेड नहीं है तो अलाउड नहीं। फर्स्ट थिंग इज दैट। अब इसके अंदर हम हर हैंडराइटिंग को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट जो है, जो हमने एक लाइन बनाई, वो 3 जोन में डिवाइडेड है। 3 जोन, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। अब ये अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन जो है, ये हमारा बहुत इजीली हम देख सकते हैं। यहाँ अपर जोन इज योर शोल्डर एंड अबव योर हेड, योर माइंड। मिडिल जोन योर इज योर फ्रॉम शोल्डर टू योर वेस्ट, एंड वेस्ट से नीचे की जो टिल फीट इज योर लोअर जोन। ये 3 हंड्रेड, 3 आपके, ये जो 3 चीजें, 3 जोन्स हैं, ये आपके 3 लाइफ की चीजों के बारे में बताते हैं। अपर बॉडी, मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी, ये उसके बारे में बताएंगे। ये आपके फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये तीनों उसके ऊपर भी करेंगे। फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट पे आएंगे। ये आपका, अगर मैं इसको अपने हिंदी उसमें शास्त्रों से जोड़ूं या अपने दर्शनों से जोड़ूं, तो ये आपके 3 तरीके के जो गुण है, 3 गुण जो है हमारे अंदर, उसको भी डिनोट करते हैं, जो कि सत्व है। तो अपर जोन, यहाँ पर हम इसको सत्व लिख सकते हैं, ये रजस है और ये तमस है। सत्व, रजस, तमस भी इसी में हम, इसी का पार्ट है। और आप देखेंगे ये सारी क्वालिटीज भी हैं, ये सारी क्वालिटीज भी आपकी हैंडराइटिंग में दिखेंगी, क्या कौन सी आपका प्रधान है। इसी के अंदर मैंने ये न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला ग्रिड बनाया हुआ है, 31967528 जो जो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी जानते हैं, ये आप सीखेंगे तो ये आप देखेंगे आपकी हैंडराइटिंग जो है, या आपका सिग्नेचर जो है, वो इस ग्रिड से भी मैच करेगा। एंड इसी के हिसाब से रेमेडीज, मतलब अपर जोन वाला, अगर आपकी पर्सनालिटी और सिग्नेचर अपर जोन नहीं है, तो रेमेडी उसका वही है कि आप उसको सिग्नेचर को अपर जोन लेकर जाए। तो ये आप भी चीज मैच करेगी, आपकी हैंडराइटिंग के साथ साथ आपके सिग्नेचर भी मैच करेगी। ये सिग्नेचर, हैंडराइटिंग सब मैच करेगी डेट ऑफ बर्थ के साथ। ये अलग खोज है जो मैंने करी, एंड इसीलिए मेरे जो न्यूमरोलॉजी वाला जो कोर्स है, उसमें मैं सिग्नेचर एनालिसिस और हाउ सिग्नेचर लिंक्ड विद डेट ऑफ बर्थ, हम दोनों चीजें सीखते हैं, वो उसमें आता है। खैर एनीवेज, ये दिस इज जस्ट अ स्लाइड टू शो की जोन्स और किस तरीके से हम जोन्स बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बहुत जगह इसको मेंटल जोन, इमोशनल जोन, फिजिकल जोन, या फिजिकल प्लेन और मेंटल प्लेन, सोल प्लेन, विल प्लेन, इन सब चीजों में जोड़ा गया, अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और यहाँ पे हम सिर्फ अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन की ही बात करें। सो अपर जोन हैंडराइटिंग जो है, मतलब अगर अपर लूप्स, मतलब अपर जोन हैंडराइटिंग मतलब कैसे पढ़ेंगे अपर जोन वाली हैंडराइटिंग है, कि हर हैंडराइटिंग का, जैसे ये फ्लैग लिखा हुआ है,
फ्लैग में ये जो ऊपर वाला जो जोन है जहाँ पे अपर लूप बना हुआ है, ये अपर लूप जो बना हुआ है, दिस इज बेसिकली योर अपर जोन। ये वाला पार्ट जो है ऊपर का, ये दिस पार्ट इज योर अपर जोन पार्ट। और जिसमें ये प्रोमिनेंट है, जिस हैंडराइटिंग में ये प्रोमिनेंट है, उस हैंडराइटिंग में ये जो इंसान है उसके बारे में हम कहेंगे ये इंसान जो है अपने दिमाग से ज्यादा सोचता है, ही इज अपर जोन पर्सनालिटी, विच मीन्स इसका जो he lives in the domain of mind, इसका जो अपर जोन है which is all domain of mind, जो भी सोचता है क्रिएट करता है, his work that is all upper zone part, that's your upper zone thing, ठीक है। मिडिल जोन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, जो बिल्कुल मिडिल जोन वाली हैंडराइटिंग होगी जहाँ पे अपर जोन बहुत मिसिंग होगा, वो वाली हैंडराइटिंग में हम कहेंगे कि ये मिडिल जोन हेवी हैंडराइटिंग है। और ये आदमी, और मतलब अपर जो है प्रेजेंट वाला आदमी डेली लाइफ के बारे में सोचेगा। सो अपर जोन वाला क्या करेगा, वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, फिलोसफिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ये सारी जितनी बातें, इंटेलेक्ट की जितनी बातें ना, दिमागी बातें, अच्छी वाली बातें, वो ये अपर जोन वाले लोग करें। तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझेंगे, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हुए अपना आगे वाला काम, मतलब दे विल प्रॉब्ली कंसिडर एंड दे वर्क विद जस्ट सेकंड। सो ये अपर जोन वाले लोग होंगे। मिडिल जोन वाले लोग जो है, मिडिल जोन प्रेजेंट डे कंडीशन पे है, आज की बात करेगा, आज क्या टीवी पे प्रोग्राम आना है, आज की कौन सी पिक्चर है, आज खाने में क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, जो आज की पीपल हु आर लिविंग इन प्रेजेंट, डेली लाइफ की उलझनों में उलझा हुआ है, डेली लाइफ के बारे में ही सोचता रहेगा और डेली लाइफ के बारे में ही चीजें करेगा। तो प्रैक्टिकल, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है ईगो का, ठीक है। ये हमारा हेयर एंड नाउ वाला चीज है। ऐसे लोगों को सब कुछ इमीडिएट चाहिए, सारा रिजल्ट इमीडिएटली चाहिए, हर चीज जो आज करे आज ही उसका रिजल्ट आ जाए, ऐसे लोग। तो आप ये देखेंगे बहुत सारे टीनेजर्स जो है उनकी हैंडराइटिंग मिडिल जोन हैवी हैंडराइटिंग होती है। वो प्रेजेंट एंड नाउ में जी रहे हैं, आज के दिन में जी रहे हैं, हमें आज ही के दिन में जीना और आज ही के दिन में वो चीजें करेंगे। फिर आता है लोअर जोन, जहाँ लोअर जोन के लूप्स है। लोअर जोन इज अबाउट योर मटेरियलिस्टिक नीड्स, योर अनकॉन्शियस डिजायर्स, योर इंस्टिंक्चुअल अर्जेस, ठीक है, मटेरियल डिमांड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे लोअर जोन में आती है। ऐसे लोग पास्ट में रहते हैं, पास्ट की बातें ज्यादा करेंगे कि ये पास्ट जो है हमारा, मैं पहले वहां था तो मैंने ऐसा किया, वो ऐसा था। तो लोअर जोन हैवी पीपल विल टॉक अबाउट पास्ट एंड दिस विल डेफिनेटली शो देयर नीड फॉर money, their need physical needs, their need for sex, money और sensual, कितने sensual perceptions और बेसिक ड्राइव, मेमोरी, कहाँ आदमी कहाँ किस जोन के बारे में सोचता है, वो आप उसके हैंडराइटिंग में देख के बता सकते हैं इसका दिमाग कहाँ चल रहा है। जी जोन आपने स्टडी किया, ये अपर जोन है तो ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, ये फ्यूचर की बातें करेगा, तो इसको फ्यूचरिस्टिक बातें, आइडियलिस्टिक बातें, जो इसको थिंकिंग फैकल्टी को उसको जो इंडिकेट करें या जो उसको एक्टिवेट करें, वैसी बातें आप उनके साथ करिए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। मिडिल जोन वाले को मिडिल जोन की बातें, एंड लोअर जोन हैवी हैंडराइटिंग वाले से अगर आप पूछेंगे आपने उस टाइम पे क्या किया और बताइए वहां पे आप क्या कैसे, बड़ा मजा आएगा उसको अपनी पास्ट हिस्ट्री बताना, क्योंकि वो लोअर जोन हैवी है। यू विल प्रॉब्ली यू विल टेक लॉट ऑफ प्राइड इन टेलिंग दिस लोअर जोन। इसी चीज को अगर हम सत्व रजस तमस को भी अगर हम देखें, तो सत्व जो है वो भी सात्विक गुण कह सकते हैं इसको, रजस इज मूवमेंट, हेयर एंड नाउ, तमस इज तामसिक चीजें जो की, ये सारे सत्व रजस तमस, ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी हमारे बिल्कुल ठीक जाते हैं। ये जो प्लैनेट्स है उनके नेचर भी उसी तरीके का बनता है, उसी ग्रिड के हिसाब से। ये दोनों चीजें आपको हमें हमेशा उसमें सही एक उसमें मिलेंगी। ग्रिड आप बनाएंगे तो उसमें पता लगेगा न्यूमरोलॉजी के उसमें क्या चीज कौन सी हैवी पर्सनैलिटी है। और इसी तरीके से अगर हम इसको, सिगमंड फ्रॉइड का एक मॉडल है, सिगमंड फ्रॉइड वाज अ साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत पुराने, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने 3 मॉडल होते हैं, इंसान की 3 तरीके की ईगो होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इड ईगो इज योर तमस, जो इंस्टिंक्टिव इंपल्स जो होते हैं लोगों के, और जो प्लेजर पाना चाहते हैं और अवॉइड करते हैं पेन को, वो वाला इड ईगो, विच इज अगेन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लोअर जोन। फिर ईगो आ गया विच इज योर रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, जो आज की डेट में है, करंट उसमें काम करेगा, विच इज लेजिटिमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंस्टिंक्टिव इंपल्सेस। आज की डेट में हम बात करें दैट इज ईगो। एंड देन देयर इज अ सुपर ईगो
विच इज बेसिकली कंसाइंस। ये अब आदमी, अगर हम इसको 3 उसमें देखें तो आदमी सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो आदमी बिल्कुल अपनी बेसिक नीड पे जीता है। बेसिक नीड क्या होती है इंसान की? खाने की नीड होती है, ठीक है। बॉडी की नीड जो है, सिर्फ बॉडी की नीड की हम बात करें तो बॉडी की नीड की हम बात जो कर रहे हैं वो बेसिक नीड आ गया, विच इज रिप्रेजेंटेड इन योर लोअर जोन। तो लोअर जोन में हमारा बेसिक नीड, खाने की नीड, और यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज जो केवमैन वाली मेंटालिटी है, वो बेसिक नीड है, जिसमें कि हमें यू नीड फूड, यू नीड सेक्स, 2 चीजें चाहिए बॉडी को चलने के लिए। वो चीजें आप कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी में, दैट वाज बेसिक नीड, वो ईड हो गया। देन कम्स ईगो, विच इज योर करंट, विच इज योर बेसिक के साथ साथ आपको सोशल की भी चीजें, अपने इंडिविजुअल के साथ साथ सोशल चीजें भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, आसपास की चीजें भी चाहिए। एंड यू लिव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, आप सोसाइटी के ऊपर भी आपकी चीजें हो गई आपकी, and you realize that no, you are not just your own self, you are a family, you are a person who is working somewhere। तो आपको कैसे कंडक्ट करना है सोसाइटी में, कैसे रहना है, कैसे अपने बात करनी है, कैसे अपना व्यवहार रखना, आचरण रखना, वो सारी बातें आपकी ईगो में आ गई, मिडिल जोन वाली चीजें आ गई। तो हेयर एंड नाउ वाला आदमी हो गया। आजकल रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी, आज जाना है, आज आदमी का दिमाग उसी में चलता रहेगा हमेशा, कुछ बड़ा करना है नहीं, कुछ वो करना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक रहेगा, ऐसी रहेगा। सुपर ईगो मतलब जब आदमी के अंदर अचीव कर लेता बहुत कुछ, तब आदमी के अंदर आ जाता है कि मैं भगवान बन गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं ऐसा हो गया कि आई एम अबव रेस्ट ऑफ देम, जैसा सोचने लगता है आदमी को। और ये वाला जो नशा है, ये बहुत बहुत ही गलत है, सबसे ज्यादा खराब है। तो आदमी अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा देखने के लिए, अपने सुपीरियोरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत गलत काम भी करता है। एंड देन एक बार उसको वो चस्का लग गया, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है उसको। दैट इज व्हाट सुपर ईगो इज। वो सुपर ईगो आ गई। ये फ्रूडेंट मॉडल में भी आती है चीजें, तीनों चीजें मैच करेंगी, हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैच करेंगी, और ये गुणों के हिसाब से भी आएंगी, और हैंडराइटिंग में जोन्स के हिसाब से भी। हर इंसान की जो हमारी जो 3 पर्सनालिटीज में हम बांट सकते हैं लोगों को, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 जोन्स में बांट सकते हैं, वो तीनों जोन्स हर जगह एक जैसे ही आप दिखेंगे। बहुत बेसिक तरीके से कोशिश करिएगा आइडेंटिफाई करने की आज कि आपकी हैंडराइटिंग किस जोन में जा रही है। मुश्किल है थोड़ा, पहली बार में आपको कुछ नहीं मालूम कि हैंडराइटिंग कैसे पढ़ते हैं हम जोन्स को, क्या जोन्स है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। आप सिर्फ पढ़िएगा, एक बार कोशिश करिएगा अपनी हैंडराइटिंग को देखने का, और बाकी जो हैंडराइटिंग देखते हैं उसकी किस जोन में जा रहे हैं, क्योंकि हर जोन के बहुत अलग अलग बाइफरकेशंस भी, वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी आज फर्स्ट स्टेप सिर्फ अपना जोन्स आप आइडेंटिफाई करिए, आपके जोन्स क्या हैं, ठीक है। तो वो जोन्स आपको पता लगेंगे, देखते हैं कि आगे वो कितना सही आप अपने हैंडराइटिंग को जज करते हैं, कि हैंडराइटिंग को समझ पाने की कौन से जोन में जा रही है। मुश्किल है, ना कर पाए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली क्लास में समझ में आएगा किस जोन में कैसे हमने जोन्स पढ़ने। जोन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरे, अपर जोन। क्योंकि अपर जोन में आपको बताऊं, अपर जोन जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तरीके का अपर जोन, ठीक है। अपर जोन हैंडराइटिंग 12 तरीके, इसी तरीके से मिडिल जोन भी, इसी तरीके से लोअर जोन, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज लाइक आई सेड, दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड कोर्स ऑन ग्राफोलॉजी। इतना डिटेल में कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी बुक नहीं है जो एक बुक पूरी सारी चीजें, सारे पॉइंट्स कवर कर। सो बी रेडी, गेट रेडी, वी आर गेटिंग इनटू अ सीरियस स्टफ। आज तो बहुत हल्का था सेशन, वही सिर्फ हमने सबकॉन्शियस माइंड और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है माइंड का पेपर के ऊपर, उस पर थोड़ी सी बात करी, और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा जोन समझा, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जोन्स पे पूरा जोन्स करने की कोशिश करेंगे, सारे जोन्स विद एग्जाम्पल, विद हैंडराइटिंग सैंपल, इस तरीके से अपर जोन आएगा। मैं आपको ड्रॉ कर करके दिखाऊंगा हर एक चीज में कि अगर ऐसा अपर जोन बन रहा है तो क्या बन रहा है, और वो हर एक उसमें मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा किस तरीके से बना। कोशिश करिएगा आप लोगों को याद रखना है। उसके जो कोर्स मटेरियल है आपका, ये कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको मिलती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जोन्स का जो हम पढ़ेंगे उसके उसका, और जो आज जो पढ़ा हमने, ये सारा कोर्स मटेरियल मैं आपको उसमें दूंगा। बाद में जब हम कोर्स कर लेंगे
पूरा, तो आपको पूरा का पूरा एक कंसोलिडेटेड मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंसोलिडेट मिल जाएगा। हो सकता है तब तक बुक भी छप जाए मेरी, तो बुक ही आप मिल जाएगी आप, बट पॉसिबिलिटी आई डोंट नो वो होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इलेबोरेट कंटेंट, बहुत इलेबोरेट है और मजा भी बहुत आएगा। हाँ, बीच बीच में जब जब आपको लगे थोड़ा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि होगा थोड़ा सा बोरिंग, मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, प्लीज डू लेट मी, बेझिझक बता दीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसको डाइवर्ट करेंगे सब्जेक्ट को। और इसीलिए मैंने एक ही क्लास रखी है पूरे हफ्ते में, सो दैट इट डजंट गेट बोरिंग। वो ज्यादा क्लासेस होती, 3 होती, तो फिर एक ही चीज पढ़ते पढ़ते वो, और उतना हम फिर दिमाग लगा ही नहीं पाते। अनलाइक योर एस्ट्रोलॉजी, अनलाइक योर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वहां पे आपको बेसिक आइडिया है पुराना, ठीक है, ये इसमें ऐसा पता लगता है, इसमें ये चीज होती है, आपको एक अंदर से क्यूरियोसिटी है, इसमें आपको नहीं मालूम, सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम, अगर पता भी है तो भी पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यस यू विल नो लॉट ऑफ। हाँ जी अनुजा जी बताइए। सर जैसे कि टुडे वी डिड दिस, तो इसका पीडीएफ हमको मिलेगा, सो दैट यू नो दिस कमिंग वीक आई कैन गो थ्रू इट और एवरीवन कैन, इज इट ओके फॉर यू कि आप एक साथ ही दो? मैं आपको 2 क्लासेस का एक साथ दे दूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे ओके, को फिर बहुत सारे पीडीएफ बनाने चलेगा पड़ेंगे, सीधा, चलेगा, ठीक है, वो बट काट काट एटलीस्ट के वी छोटे कैन, छोटे बने। या हाँ, सी दिस इज, इसमें ज्यादा कोई एसच नहीं थी, इसमें सुनने वाला और काम यस, ज्यादा था, हाँ, और मतलब यू नो इट, मतलब अभी आप, और इसमें हम बहुत बातें करेंगे, इसी चीज पे हम बहुत बातें करने वाले हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड और ये न्यूरो साइंस वाला, तो आपको ये बहुत सारी चीजें अलग अलग से मिलती रहेंगी, उसकी आप टेंशन ना लें, मैं वैसे ही याद करवा दूंगा आपको, जो आपने पढ़ा ओके ना आज, ये आपको बाय हार्ट हो जाएगा जब तक कोर्स खत्म हो, ओके सर, नो उसकी प्रॉब्लम। आप निश्चिंत रहें। और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, देन वी कैन डू हाँ हाँ, समथिंग, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग का इसको तो मैं इसमें तो कुछ हमने किया नहीं ज्यादा, ठीक तो है, व्हाट आई एम प्लानिंग, आई विल प्रॉब्ली पुट इट ऑन यूट्यूब ओनली फॉर कपल ऑफ ये या दैट विल बी कोर्सेज। बेटर, बिकॉज फिर हाँ, वो सेव करना ये सब ना मैंने कभी सेव कभी में रह मत करिएगा, जाएगा। आप यूट्यूब पे सारा का सारा कोर्स यूट्यूब पे होगा, बट प्राइवेट शेयरिंग में होगा, तो आप लोग अपने अपने ओके, ईमेल आईडी जो है ना वो मेरे को भेज दीजिए, ठीक है, ईमेल ठीक आईडी है, जिससे कि आप लॉग इन करेंगे अपने यूट्यूब अकाउंट में या साइन इन करेंगे यूट्यूब अकाउंट पे, हम्म, वो वाला आप मेरे को भेज दीजिए। दूसरा, आज एक हैंड राइटिंग सैंपल खींच के शाम तक प्लीज मेरे को भेज दीजिएगा, ओके, नो नो चीटिंग अलाउड, हाँ, कोई कोई हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि मेरी तो 4 तरीके की हैंड राइटिंग है, फिर कैसे पढ़ेंगे आप, तो तुम भेजो तो सही, और 4 के 4 में बहुत जो कॉमन चीज देखने वाली होती है वो दिख जाती है, आप अपने आप से मतलब झूठ बोल सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोलता। सर और एक क्वेश्चन था कि हाँ कोई जी, हैंडराइटिंग तीनों जोन को वैलिड होती है, जैसे कि आई हाँ डोंट नो, बिल्कुल होती है ना, अभी तो मेरी हैंडराइटिंग देख बैलेंस्ड, के लग रहा है कि तीनों जोन्स जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बैलेंस्ड है, वही तो बैलेंस हैंड राइटिंग है, इसका अगला जो पॉइंट है वही है जोनल बैलेंस, ओह थैंक अगर गॉड, लेट्स तीनों सी। तीनों जोन्स में है, बैलेंस्ड है, विच मींस यू आर बैलेंस, मैंने क्या बोला, आपकी हैंडराइटिंग अगर बैलेंस्ड है, यू शोज दैट आप बैलेंस पर्सनालिटी है, जोनल लेवल पे, अभी सिर्फ बैलेंस जोन पे नहीं दिखेगा, बहुत सारी और चीजें ओके उन ओके पर भी पता लगेगा कि क्या बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल डू द थ्योरी, हम थ्योरी पढ़ेंगे 1 घंटा पूरा, थ्योरी पढ़ने के बाद हम सैंपल्स लगाएंगे, 4 सैंपल्स लेंगे, उनमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा है वो क्या है, तो इट विल नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन, सो डोंट बी शाय, डोंट थिंक कि मैं कर लूंगा बाद में पढ़ के कर लूंगा, कोई यूज नहीं है, अगर आप मिस आउट करेंगे चीजों को तो इसमें बाद में कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये कोई हमारा स्टोरी टेलिंग या मैं कोई आपको प्रवचन नहीं सुनाऊंगा, ना कोई चीज कर रहा हूँ, इट इज अबाउट लर्निंग, सीखेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करेंगे, तो हम सारे सैंपल्स लगाएंगे जो जो सैंपल्स हमने देखे, मैं कुछ जो पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादा दिखाता हुआ सैंपल है वो भी मैं आपके सामने रखूँ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कैसा सैंपल, किस टाइप के सैंपल की हम बात करें, तो बाकी जो रियल लाइफ सैंपल्स है वो हम हर एक सैंपल को लगाकर चेक करें, सो प्लीज गिव सैंपल्स एज मच एज पॉसिबल, कम से कम 5-5 सैंपल दीजिए, बाद में और इकट्ठे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो दैट वी विल हैव इनफ सैंपल्स टू स्टडी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर न्यूमरोलॉजी का कुछ डिसाइड हुआ सर? हाँ, न्यूमरोलॉजी का डिसाइड, आप बताओ मेरे को, 2 ऑप्शंस है, ट्यूसडे 4 से 6 या फिर सैटरडे को एक क्लास 1 क्लास अ वीक, सैटरडे सेम टाइम 11:30 to 1:30, नहीं whichever नहीं you सर, feel। ट्यूसडे ट्यूसडे।
ट्यूसडेज एंड थर्सडेज 2 दिन होंगे 4 से 6। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। ठीक है, ट्यूसडेज में मैं आपको बता दूंगा, इस ट्यूसडे से शुरू कर। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, बिल्कुल सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है, सी नो क्वेश्चन, देयर आर 2 थिंग्स। सर हाँ जी, सर नेक्स्ट वीक राखी है संडे को, हाँ राखी है, यस यस तो सारे आई थिंक बिजी होंगे। सर तो- आई थिंक क्लास नहीं ले पाएंगे सर, एक्चुअली ट्रैवलिंग में होंगे सर। बिल्कुल। यार यस रक्षाबंधन है, सर, ये तो है। यस। तो फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, या फिर सैटरडे अगर न्यूमरोलॉजी का नहीं हुआ तो वी कैन शिफ्ट इट 1 डे अवे, या फिर सर सैटरडे वीकडे में मैं कर नहीं कर पाऊंगी। हाँ वीकडे स्टिल ओके, वीकडे कर सैटरडे सकते हैं किसी, या एक काम करेंगे हम मंडे कर लेंगे, नेक्स्ट मंडे। सर मंडे को टाइमिंग क्या होगा? अगर हम यही सेम टाइम रखें 11:30 to 1:30। सर मेरे पास पॉसिबल नहीं हो सकता एक्चुअली सर, आई एम वर्किंग। हाँ मैं यूजुअली 3 PM तक घर आ पाती हूँ। ठीक है, सर नेक्स्ट So- टू नेक्स्ट ही रख लेते हैं फिर, कोई तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ Okay, भेज दूंगा, sir. रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। एक वीक का ब्रेक हो जाएगा, कोई बात Right. नहीं। वैसे फेस्टिवल्स में वी कांट से एनीथिंग, बट सी वी विल ट्राई एंड डू फिनिश दिस कोर्स इन 6 months। मतलब इसमें ट्राई वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, बस कभी करना नहीं चाहिए, आप लोग कभी मत करिएगा ट्राई वर्ड, because there are a couple of words which you should never use. One is try. क्योंकि ट्राई जब आप बोलते हैं ना, आई विल ट्राई, इट गिव्स, यू आर गिविंग योर सबकॉन्शियस अ रीजन नॉट टू डू, यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस चलो चलता है, मत करो तो भी चलेगा। तो ये नहीं, तो आई विल फिनिश दिस कोर्स, अपने आपको करेक्ट करता रहता है ऐसे, आप भी करते रहिए। जब भी आप ऐसा नेगेटिव सोचिए वर्ड आए, उसको इमीडिएटली करेक्ट करिए, ट्राई वर्ड। Okay. सो विल मीट ऑन 29th, राइट? Okay, sir. Right, ओके जी, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you. Thank you sir. थैंक यू सर।